जैसे अभी आप YouTube पे ऐसे भी वीडियो देखेंगे कि एक हफ्ते में सिक्स पैक आप बना लो जी बिल्कुल। और आप देखोगे उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज है। हाँ। पब्लिक बस भाग रही है उसको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि हर कोई शॉर्टकट देख रहा है। आपके बॉडी में अगर कम होना है तो मसल कम या फैट कम होएगा, ये बाहर से नहीं दिखता है। तो या फिर दूसरा एग्जांपल मैं देखो बोलूँ, अगर आप एक चावल की बोरी है और दूसरी बोरी है जिसमें चावल, दाल, धनिया सब आपने मटेरियल डाल दिया, दोनों का वजन सेम है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं इसीलिए 5 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव मानता हूँ कार्डियो से कैलोरी बर्न के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आफ्टर बर्न इफेक्ट है जो कार्डियो में नहीं है। 50-60 की बात कर रहे हैं तो इनका ये मोटिव होना चाहिए यहाँ पे, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि आपको आगे की जो लाइफ है जितनी भी जियोगे वो हेल्दी वे में जीना है। जी, महिलाओं के लिए भी जरूरी है जो घर में काम करती है, ऑफिस नहीं जाती है, तो उनको लगता है घर पे जो काम किया वही एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत है। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर का काम एक एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, वो एक्सरसाइज नहीं है। उसको एक्सरसाइज के साथ कंपेयर मत करो। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहाँ हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे साथ मौजूद है एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी अजय जी, जो कि एक सर्टिफाइड पर्सनल फिटनेस ट्रेनर है। अजय जी ने अपने डेडिकेशन और डिसिप्लिन से न सिर्फ अपनी फिटनेस जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया है, बल्कि हज़ारों लोगों को हेल्दी और फिट लाइफ की तरफ गाइड किया है। उनका फोकस सिर्फ बॉडी बनाने में नहीं, बल्कि सस्टेनेबल फिटनेस, प्रॉपर न्यूट्रिशन और मेंटल वेलबींग पे भी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक हेल्दी जर्नी में। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको एक्सपर्ट की जानकारी यहाँ मिल सके। अजय जी, आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। जी, थैंक यू। और आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं जी। ये इस फील्ड में आप कैसे आए? आपको क्या मोटिवेट करती है कि इस फील्ड में आप हजारों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं एक फिटनेस के लिए? उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए। जैसे कि अभी हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बेटे ने डॉक्टर, इंजीनियर बनना। जी बिल्कुल। तो मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा था कि बेटा अपना इंजीनियर बनेगा। अच्छा। तो मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और तब तक दिमाग में कुछ नहीं था कि जिम या कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल था कि पढ़ाई करनी है, फिर डिग्री के लिए एडमिशन लेना है। तो फिर उसमें क्या हुआ, कॉलेज में कुछ दोस्तों ने बोला कि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, व्हाई डोंट यू ट्राई जिम। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। तो फिर मैं कॉलेज के जिम में गया और वहाँ पे देखा कुछ दुबले पतले लोग थे, कुछ मस्कुलर लोग थे। तो मैंने बोला कि अपने को मसल बनाने है, नॉलेज तो कुछ था नहीं, तो जिसका बॉडी अच्छा दिखा बस वो जो कर रहा है वो जाके करने का, कॉपी पेस्ट। अच्छा। तो पता नहीं था कि वो उस चीज़ को क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। तो कुछ दिन कॉलेज में एक्सरसाइज करने के बाद थोड़े बहुत मसल बने, तो लगा कि प्रोग्रेस हो रहा है। तो फिर मैंने एक लोकल जिम ज्वाइन किया प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए। वहाँ पे जो हमारे जिम के ओनर्स थे, तो उन्होंने अच्छे से ट्रेन किया और दे सेड कि तुम्हारा बॉडी अच्छा बन रहा है, यू शुड ट्राई फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने पहले बॉडी बिल्डिंग शोज देखना शुरू किया। फिर वहाँ से ऐसे लगा कि मैं भी स्टेज पे आ सकता हूँ अगर ट्राई करूँगा। तो मैंने कोच को बोला कि चलो करते हैं। तो तैयारी की 6 महीने और पहला बॉडी शो कम्पीट किया। पहला बॉडी शो कम्पीट किया तो उसमें आई कुड प्लेस 3rd। वो एक इग्निशन था कि भाई जहाँ पे बच्चे लोग सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए खेलते हैं, तो मेरे पहला ही इसमें 3rd प्लेस बैठा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यही मुझे करना है। बट एक डर था मन में कि घर वाले नहीं मानेंगे। तो मैंने मेरे जो जिम के ओनर थे उनको बोला, तो उन्होंने खुद घर पे आके मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि इसका जेनेटिक अच्छा है, ये बॉडी बिल्डिंग में आगे जा सकता है। तो और उन्होंने मुझे जिम की मेंबरशिप भी फ्री कर दी। अच्छा। हाँ, तो घर वालों को मैंने भी बहुत कन्विंस किया, तो मान गए।
और फिर देन आई स्टार्टेड कॉम्पिटिंग इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। और फिर पता चला कि बॉडी बिल्डिंग तो बहुत एक खर्चे वाला गेम है। जी बिल्कुल। तो डाइट के लिए बहुत खर्चा होता है, तो मैंने एक जिम में ट्रेनर का जॉब पकड़ लिया। वहाँ पे मेरा एक दोस्त बना जो एक मसाज करता है लड़का, तो हम लोग साथ में टिफिन खाते थे। उसने बोला कि यहाँ पे तुम क्या करोगे, मतलब 15,000 का सिर्फ था पगार वहाँ पे उस टाइम पे, तो वो भी इनफ नहीं हो रहा था बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो उसने बोला कि मैं तुमको एक इंसान से मिलाता हूँ, उससे मिलो और वो तुमको अपने जिम में ट्रेनर करके ले लेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो तब तक प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत हो गया था, कौन सा एक्सरसाइज कौन से मसल पे काम करता है, तो पूरे कॉन्फिडेंस में था मैं। तो मैं उसके साथ चला गया और वो जिम के ओनर से मैं मिला वहाँ पे, और आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड कि चलो प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे अभी इतना है तो मैं इंटरव्यू क्लियर कर दूंगा और आई विल बी अर्निंग मोर। तो पहला जो सेंटेंस उनके मुंह से निकला वो ये था कि वॉट एवर नॉलेज यू हैव इज ऑल वेस्ट। मैं थोड़ा बैकफुट पे आ गया कि साला पूछा तो कुछ नहीं मुझे और ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम्हारा नॉलेज वेस्ट है। तो मैं बोला सर थोड़ा एक्सक्यूज़ करो। मैंने मेरे दोस्त को साइड में लिया और मैं बोला क्या है ये सब, मतलब मुझे कुछ पूछा ही नहीं। तो बोला देखिए जो भी है फेस करो। तो मैं गया तो मुझे बोले कि तुमको मेरा फिटनेस कोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद आई विल टेक यू टू माई जिम। तो मैंने दोस्त को बोला कि ही जस्ट सेलिंग इज फिटनेस कोर्स। तो मैंने बोला कि तो बोला कि तुमको अगर फिटनेस में काम करना है और अर्निंग ज़्यादा चाहिए तो कोई भी अच्छे जिम में तुमको एज सर्टिफाइड ट्रेनर ही लेंगे। हाँ। तो मैंने भी चला करते हैं। तो जिस आदमी ने मुझे बोला प्रैक्टिकल नॉलेज होते हुए कि तुम्हारा नॉलेज वेस्ट है, कोई सवाल नहीं पूछा, वो थे अब हमारे कैजात सर। अच्छा। कैजात कपाड़िया सर। तो उस टाइम पर मुंबई में अवेलेबल था उनका कोर्स, पुणे में अवेलेबल नहीं था। तो मैं वहाँ पे गया, अंकल के घर पे रह के उनका फिटनेस कोर्स कंप्लीट किया। फिर आई कुड अर्न मोर, उन्होंने ले लिया उनके जिम में। तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल जो खेल रहा था, फिर मैं आई स्टार्टेड कम्पीटिंग इन स्टेट लेवल। तो ऐसा जर्नी था कि मेरा कोई फिक्स पाथ नहीं था कि आई विल बी अ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड ऑल। मेरा जर्नी था बॉडी बिल्डिंग टू ट्रेनर। अच्छा। तो दिस वाज माय स्टार्ट। और अभी बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं? देखो बॉडी बिल्डिंग जो गेम है ना वो पूरा जेनेटिक का गेम है। अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग शुरू करनी है, फर्स्ट ही शुड सी कि उसके पास वो जेनेटिक्स है या नहीं है। अगर उसके पास जेनेटिक्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसने वो पाथ पे जाना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत से जो यंग बच्चे हैं अभी जिम शुरू किया है, 6 महीने हो गए और स्टेरॉइड डालना शुरू कर देते हैं कि चलो बॉडी बन जाएगा अपना 1 महीने में, एंड आई विल स्टार्ट कॉम्पिटिंग वगैरह वगैरह। और तब पता चलता है कि स्टेरॉइड डालने के बावजूद भी उस लेवल का बॉडी नहीं बन रहा है जी। बेस है जेनेटिक। आप स्टेरॉइड डालो या प्रोटीन खाओ या कुछ भी करो, बेस जेनेटिक है। जेनेटिक आपको साथ नहीं दे रहा है तो आप कहीं ज़्यादा ऊपर पहुंच नहीं सकते। ये मुझे कब समझ में आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक गया। स्टेट लेवल में भी मैंने बहुत ट्राई किया बट आई कुड नॉट प्लेस फर्स्ट और सेकंड प्लेस। तीसरा चौथा प्लेस आता था। तो फिर मैं समझ गया कि यहीं तक अपना है। तो फिर मैं नेशनल कॉम्पीट नहीं कर पाया, तो बस वहीं पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। देन बॉडी बिल्डिंग फिर मैंने बंद कर दी। अभी के टाइम में जो बॉडी बिल्डिंग तैयारी जो कर रहे हैं, जो भी हैं व्यूअर्स में होंगे जी, तो वो लोग के लिए आपका क्या सजेशन होगा? जैसे आपने एक्सपीरियंस लिए हैं कि आप बोल रहे हैं कि एक पॉइंट पे जाके मैंने बैक फुट पे लिया जी, तो आप दोनों एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक विनिंग का भी, एक आप गेम लूज भी किए जी जी। तो ये दोनों देखते हुए आप क्या एडवाइस देंगे उन लोग को जो बॉडी बिल्डिंग में पर्टिकुलरली जाना चाहते हैं जी? तो क्या क्या देखना चाहेंगे वो अपने बॉडी में, अपने ट्रेनिंग में? क्या ऐसा देखें कि उनको देखना ही देखना है, हाँ। फिर आगे बढ़ना है? सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बोला कि पहले अपने बॉडी को पहचानो, जेनेटिक है नहीं है। क्योंकि जेनेटिक ये बात है कि अपने बाप दादाओं से आता है कि अगर आपके फादर मस्कुलर है तो हो सकता है कि आप में वो जेनेटिक्स है और आप उसमें आगे जा सकते हो। ये थोड़ा लंबा सोच हो गया और मतलब एक बेस आपको आ गया कि चलो मेरे जेनेटिक अच्छे, ये पता चल गया।
उसके बाद सबसे पहले आता है कि नॉलेज जितना गेन करो ना आप उस फील्ड के बारे में, तो नॉलेज पहले एक्सरसाइज का नॉलेज लो कि जिम में गए कौन सा एक्सरसाइज कैसे करना है, कितना वेट लेने पर इट इज सेफ, या अगर वेट नहीं जा रहा है तो कम ज़्यादा कैसे करना है। अगर आपको ये नॉलेज इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, बहुत गलत ज़्यादा बहुत ये है, तो कोई अच्छा ट्रेनर देखो, उससे गाइडेंस लो। एटलीस्ट आपको अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आई वुड सजेस्ट पहले 2-3 महीने के लिए ट्रेनर हायर करो और वो ट्रेनर से गाइडेंस लो। वो ट्रेनर आपको अच्छे से आपकी बॉडी को पहचान के एक वर्कआउट प्लान बनाएगा, एक डाइट प्लान बनाएगा। डाइट प्लेज अ मेजर रोल बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं देते हो बॉडी में तो आपकी मसल ग्रोथ उतनी होती नहीं है। जैसे मैंने कैजा सर को बोला था कि मुझे कॉम्पीट करना है बट डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे नहीं जा पा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बैठ के पूरा समझाया कि तुम्हारा इनकम क्या है एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग ऑन योर डाइट, उस डाइट में तुम कितना प्रोटीन दे पा रहे हो। तो ये सब उन्होंने मुझे कैलकुलेशन करके बताया। फिर मुझे समझा कि मेरा प्रोटीन इंटेक ही कम हो रहा है। तो दैट वाज द थिंग कि आप प्लान कर सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग अगर करना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। एक पर्सनल ट्रेनर जो होते हैं वो एक अगर फर्स्ट टाइम कोई जिम में गया है तो फर्स्ट टाइम जाने के बाद पर्सनल ट्रेनर क्यों ज़रूरी है? हमें क्या क्या एक्सरसाइज में वो हेल्प करते हैं, क्या हमें बॉडी के रिक्वायरमेंट में वो हेल्प करते हैं, कैसे वो हमें हेल्प करते हैं? अगर फर्स्ट टाइम हम अगर जिम इंट्रोड्यूस हुआ है मुझे, तो कैसे आप हेल्प कर पाओगे? जी, ये जिम में जाने वाले जो मेंबर्स हैं, 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक तरीका जो होता है, जो मेंबर्स सोचता है कि चलो जिम में जाके मैं कुछ भी करूँ, पसीना बस बहाऊं तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। ऐसे सोचने वाले लोग होते हैं। और कुछ लोग जो है वो तरीके से सोचते हैं कि पर्सनल ट्रेनर हायर करने पे फ़र्क ये पड़ता है कि अंदर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि कोई ट्रेडमिल डायरेक्ट शुरू कर दिया, या फिर किसी ने डायरेक्ट जाके लैट पुल डाउन मशीन शुरू कर दी, वार्म अप नहीं, कुछ नहीं। मतलब सीक्वेंस जो होता है एक्सरसाइज का, पहले मोबिलिटी ड्रिल्स होते हैं, फिर लाइट वेट के साथ तो वार्म अप होता है, तो सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। तो पर्सनल ट्रेनर्स हायर करने के बाद वो पहले आपके साथ डिस्कशन करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका फिटनेस गोल क्या है, आपका बॉडी टाइप क्या है, और फिर देखता है कि आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आपका कंसिस्टेंसी कैसा है। ये सब चीज़ें देख के फिर वो आपका वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान बनाता है। तो पर्सनल ट्रेनर जो है आप अगर हायर करते हो तो उसमें होता है कि अगर आपके जो रिजल्ट्स है वो आपको मिलने के लिए टाइम नहीं लगता है। मतलब आप कुछ भी करके रिजल्ट मिल जाएंगे, तो वो सोच रखने वालों को साल भर में भी रिजल्ट नहीं मिलता है। वही अगर पर्सनल ट्रेनर हायर करके अगर आप देखते हो तो वही रिजल्ट आपको 3 महीने में, 4 महीने में मिल जाते हैं। क्योंकि क्या है, आपके पास एक फिक्स पाथवे होता है कि मुझे ये फॉलो करना है, और वो साइंटिफिक तरीके से होता है। क्योंकि पर्सनल ट्रेनर जो होता है उसने बहुत मेहनत ली होती है ये सब नॉलेज लेने के लिए। तो वो गाइडेंस इनफ हो जाता है, आपको सिर्फ परफॉर्म करना है। पर्सनल ट्रेनर ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे करना है, बस परफॉर्म करो। 3-4 महीने में आपको 1 साल के बाद जो रिजल्ट मिलना है 3-4 महीने मिल जाएगा। ओके। और वो डाइट प्लान भी करके देते हैं? जी, पर्सनल ट्रेनर्स जो होते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ते रहता हूँ। जी, मेरा स्ट्रांग होल्ड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, तो मैं न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ते रहता हूँ। और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अलग से डाइटिशियन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको बेसिक डाइट प्लान ऐसे नॉलेज गेन करके कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट का मेरा एक बेसिक कोर्स हुआ है सर्टिफाइड डाइट का, तो मैं बेसिक डाइट प्लान बना के दे सकता हूँ। अगर किसी के पास पैसे है, अफोर्ड कर सकता है, तो अच्छे डाइटिशियन के पास से भी डाइट प्लान बना सकता है। ओके। अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ऐसे फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रही है। मतलब पहले के टाइम में कहीं कहीं जिम दिखा जाता था, अभी तो हर गली में जिम होता ही है और हर कोई कॉन्शियस है अपने फिटनेस को लेके। तो आप ये 10 इयर्स 20 इयर्स में कैसे फिटनेस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लगता है? 20 साल पहले की अगर बात करेंगे तो फिटनेस ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग होता था। जिसको बॉडी बनानी है वो जिम में जाता था, और उस टाइम पे बहुत बेसिक इक्विपमेंट होते थे। अभी तो बहुत सारा चेंज आ गया है।
लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, थिंकिंग है, वो अलग हो गया है। मतलब ज़्यादातर भी लोग सोचते हैं कि मुझे ओवरऑल फिटनेस देखना है, या फिर किसी का स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है कि मुझे ये स्पोर्ट्स में जाना है तो मुझे ऐसे ट्रेन करना है। मतलब वो बॉडी बिल्डिंग वाला एरा निकल गया। अभी लोगों का जो है अलग अलग देखने का तरीका है फिटनेस की तरफ। और पहले लोग जो नॉलेज शेयर करते थे मेंबर्स के साथ, जो मतलब कोई उस टाइम पे ट्रेनर भी होगा तो एक्सपीरियंस बेस पे से शेयर करते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एग्जांपल अगर लेंगे, उनके एरा में आर्नोल्ड को जो सही लगा उसने वो एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर दिया और लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। क्यों? जो दिखता है वो बिकता है। तो आर्नोल्ड की बॉडी बन गई तो मेरी भी बन जाएगी। हर एक इंसान की बॉडी अलग है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आर्नोल्ड ने एक एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस की थी, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। तो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल का कोई साइंटिफिक बेस तो है नहीं, बस आर्नोल्ड ने किया, आर्नोल्ड को अच्छा लगा, आर्नोल्ड के मसल्स उसमें बन गए, तो उसने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। उसका कोई बेस नहीं है कि वो सही कि उसका मैकेनिज्म अलग कैसे अलग बाकी एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्नोल्ड ने बोल दिया, लोगों ने फॉलो कर दिया, वो एरा ऐसा था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी हर एक्सरसाइज के पीछे पूरा बैकअप है साइंस का कि ये एक्सरसाइज ऐसे से काम करता है, कौन सा मसल पे काम करता है। तो सेफ्टी बढ़ गई और ज़्यादा उसकी वजह से। अच्छा, तो इतना फ़र्क आ गया है। आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारी गलतियां होती हैं और ट्रेनर उनको हेल्प करते हैं, तो और बहुत सारे एक्सरसाइज और बहुत सारे लोग पर्सनल ट्रेनर या फिर गुरुज हैं जो एक मेथड बताए हैं, वो कहीं ना कहीं बॉडी बाय बॉडी डिफरेंट होता है। सबका एक्सरसाइज पैटर्न डिफरेंट होता है, खाने का रूटीन अलग होता है। तो एज ए पर्सनल ट्रेनर आप क्या एडवाइस देते हो जो आपके क्लाइंट होते हैं, जो आपके फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, फिटनेस के लिए आए हैं, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस होता है? पहला, जैसे मैंने बोला, कोई भी पर्सनल ट्रेनर उसके पास जब फर्स्ट टाइम क्लाइंट इंट्रोड्यूस होता है तो पहले तो वो उसका लाइफस्टाइल असेस करता है कि सुबह से रात तक उसका सुबह उठता है, क्या खाता है, और रात तक उसका एक्टिविटी कुछ है, फिजिकल नहीं है, और उसके बॉडी में जॉइंट पेन कोई है, लोअर बैक पेन है, नी पेन है, और फिर बाद में ये भी देखता है कि उसका पूरे दिन का डाइट कैसा है, वो प्रोटीन इंटेक कितना है, कार्ब्स इंटेक कितना है, सब एक्सेस करता है। प्लस अगर उसको कोई मेडिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन कोई है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, वो सब एक्सेस करता है। उसके बाद एक उसका रूटीन एक्सरसाइज का बनाता है। और ऐसे नहीं होता कि कोई भी रूटीन अभी आज बन गया तो वो बन गया, ऐसा नहीं। फिर पर्सनल ट्रेनर का फ़ायदा ये है कि वो रूटीन जो बन गया उसमें अगर आगे जाके थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करने हैं टाइम टू टाइम, जैसे अभी लोअर बैक पेन के हिसाब से डाइट प्लान एक्सरसाइज चार्ट बना दिया, तो आगे जाके लोअर बैक पेन हील हो गया और लोअर बैक स्ट्रांग हो गए, और फिर भी वो चार्ट फॉलो हो रहा है, ऐसे नहीं होता। पर्सनल ट्रेनर इमीडिएटली उस चार्ट को चेंज कर देता है कि चलो लोअर बैक स्ट्रांग हो गई, अभी आगे बढ़ना है। तो ये पर्सनल ट्रेनर हायर करने का फ़ायदा यही होता है कि आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कि आपका जो प्रोग्रेस है वो पर्सनल ट्रेनर जान लेता है और इमीडिएटली उस पर एक्शन लेता है। ये हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में हर इंसान को एक फिट दिखना है, एक सुडौल बॉडी देखना है, तो ये कितना अवेयरनेस है इस चीज़ को लेके कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, इन सब पे कितनी अवेयरनेस है लोगों को? जैसे आप उनसे इंटरेक्ट करते होंगे, और बहुत का होता है कि मैं इतना एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इतना फास्टिंग कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों पे आपका क्या कहना है कि कितने लोगों में अवेयरनेस है? अवेयरनेस तो काफ़ी है। पहले इतना नहीं था, लोगों के पास सामग्री ही नहीं थी, थियोरेटिकल नॉलेज ही नहीं था। अभी सोशल मीडिया की वजह से इतना नॉलेज हो गया है, बट नॉलेज दोनों है, सही है, गलत है। हाँ। तो लोगों ने क्रॉस चेक करना चाहिए उस नॉलेज। किसी भी नॉलेज को अगर फॉलो करना है तो उसे क्रॉस चेक करना चाहिए। तो जैसे अभी आप यूट्यूब पे ऐसे भी वीडियो देखेंगे कि एक हफ्ते में 6 पैक आप बना लो, जी बिल्कुल, और आप देखोगे उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज है। हाँ। पब्लिक बस भाग रही है उसको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि हर कोई शॉर्टकट देख रहा है। ठीक, अगर मतलब मुझे खुद को 6 पैक बनाने के लिए 6 महीने लग गए, बट अभी तो एक हफ्ते में बन रहा है। तो ऑब्वियसली पब्लिक उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, और बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं, रोज क्रंचेस करते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो, चेस्ट करो, लेग करो, हर मसल को मिनिमम 48 आवर्स लगते हैं रिकवर होने के लिए। अच्छा। बट
6 हफ्ते में एब्स बनाने वाले जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे, उसमें रोज एब्स करने के लिए बोल देते हैं। तो एब्डोमेन मसल जो है वो भी एक मसल है, आप उसको रोज तोड़ रहे हो तो आप उसको स्ट्रांग होने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो। और इसीलिए गलत नॉलेज के पीछे मत पड़ो, सही वीडियोस देखो। जैसे अभी मैं भी अगर खुद का नॉलेज मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे सही में अच्छे मेंटोर्स या अच्छा करेक्ट नॉलेज देने वाले जो वीडियोस है, जैसे आपके चैनल पे भी आप बुलाते हो एक्सपर्ट्स को, तो ऐसे वीडियोस में देखता हूँ। तो और उसको भी मैं ऐसे नहीं कि देख लिया और फॉलो कर लिया, उसको वापस क्रॉस चेक करता हूँ। अभी एआई का जमाना है, इतने आपको तरीके कि आप हर नॉलेज को क्रॉस चेक कर सकते हो। आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि ये नॉलेज मिल गया चलो कल से शुरू। आप उसको क्रॉस चेक करो एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग इट। आप ये जो अभी बात बोले कि बहुत लोग आते हैं गेस्ट लोग, और जैसे मेरे ही चैनल पे, और एक एक्सपर्ट जानकारी दी, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी एक्सपर्ट जानकारी देते हैं और नॉलेज देते हैं, जैसे आप भी दे रहे हैं, ये इनका एक मायने होता है कि पर्टिकुलर पर्सन पे पर्टिकुलर चीज़ें अप्लाई होती है, ना कि हर किसी पे, हर एक इंसान पे उस चीज़ को अप्लाई किया जाता है। इसलिए अगर पॉडकास्ट जो होती है उस पे एक कन्वर्सेशन होता है, हर चीज़ पे डिस्कशन होता है, रील नहीं होता है कि 1 मिनट का है, क्योंकि उसमें कट करके बताई जाती है। एक्सपर्ट के द्वारा वहाँ पे डिटेल में बताई जाती है कि आगे पीछे भी कुछ बोला जाता है, तो उस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं यहाँ पे। तो एक कन्वर्सेशन जानना, एक जानकारी लेना एक इस मायने में ज़्यादा अच्छा होता है। और इंसान डिफरेंट तो होते ही है, हर का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर का डाइट अच्छा होता है, मतलब अलग होता है, तो इस हिसाब से उन पे अप्लाई भी अलग से होती है। तो बस यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाह रही थी। पतला दिखना और जो स्लिम बोलते हैं वो एक फिटनेस है या फिर एनर्जी लेवल और बहुत सारी चीज़ें एक मापदंड लेवल देखते हैं कि जिससे वो फिटनेस के कैटेगरी में आते हैं, या फिर बस स्लिम हो गए हैं और हम फिट हैं, दिख रहे हैं अच्छे, वो फिट हैं, या फिर एक बॉडी का नीड है जो वो पूरा हो रहा है, वो फिट है। क्या आप मानते हैं कौन से पर्सन फिट है यहाँ पे? एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक मास ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्लिम है और समझते हैं कि एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अभी बहुत से क्लाइंट जिनको मैं मेरे पर्सनल ट्रेनर नहीं है, बट मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। बोलते सर मैं तो पतली हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, ये एक आ जाता है। तो उसमें एक मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, अगर आप ऐसे किसी को भी लगता है कि मैं स्लिम हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ। हॉस्पिटल में पड़े कोई एक्टिविटी नहीं है, लोग स्लिम हो रहे हैं, तो वो फिट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो उसमें आपको और एक चीज़ गलत लोग पकड़ लेते हैं, उनको पता नहीं होता हेल्थ और फिटनेस में फ़र्क क्या है। अब हॉस्पिटल में पड़े लोग स्लिम हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, हेल्थ गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। और तो हेल्थ और फिटनेस में ये फ़र्क है कि समझो एक लड़की है, स्लिम है, और कभी जिम नहीं किया है, और उसके साथ आप एक ऐसे लड़की को खड़े करो जो रोज एक्सरसाइज करती है, वेट ट्रेनिंग करती है, कार्डियो करती है, उसके साथ खड़ा करो और दोनों को बोलो 3 किलोमीटर भागना है। हाँ। ठीक है। और आपको और जो पतली लड़की जो है जिसने कभी जिम नहीं किया है, उसका मेडिकल कंडीशन पूरा क्लियर है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों को बोल दिया कि आपको 3 किलोमीटर भागना है। तो जो पतली लड़की जो कभी जिम नहीं किया है, अगर वो खुद को फिट समझती है, वो 3 किलोमीटर भाग नहीं पाएगी। और जो 3 किलोमीटर कौन भागेगी, जिसने रेगुलरली अपने को ट्रेन किया है, वो भागेगी। इसमें फ़र्क ये है कि आप हेल्दी हो सकते हो, डज नॉट मीन आप फिट हो। दोनों में यही फ़र्क है। मतलब एक फिट इंसान हेल्दी और फिट दोनों हो सकता है, बट एक सिर्फ हेल्दी इंसान जिसका मेडिकल रिपोर्ट क्लियर है, डज नॉट मीन कि वो फिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को, अपने हार्ट को कभी चैलेंज ही नहीं किया है। 3 किलोमीटर भागेगा कैसे? पतला है तो फिट है, ये इसी से क्लियर हो जाता है कि मैं पतली हूँ लेकिन मैं 3 किलोमीटर में भाग नहीं पा रही हूँ। हाँ। तो फिट काहेगी? तो वो सिर्फ एक लुक आ गया कि स्लिम हूँ तो मैं फिट हूँ, ऐसा नहीं होता है। स्लिम की बात है तो बहुत सारे लोग स्लिम होने के, मेंटेन करने के लिए बहुत कम डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशियस फूड भी कम लेते हैं। तो वो उसके लिए क्या आपके पास मतलब एडवाइस होगा कि जो हमें लेना चाहिए? हम एक विटामिन्स और जो भी है, हर एक फूड से हमें जो न्यूट्रिशियस मिलती है, अगर हम वो नहीं ले रहे हैं सिर्फ स्लिम होने के लिए,
तो हमें आगे जाके बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? जैसे कि मैंने बोला कि आप अगर एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हायर करते हो तो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हायर करो। क्यों इसकी ज़रूरत है मैं बताता हूँ कि जस्ट कम खाने से अपने बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि अगर आप कम खा रहे हो तो ब्रेन सिग्नल भेजता है कि भाई खाना कम आ रहा है अपनी बॉडी में, तो आगे जाके पता नहीं मिले ना मिले तो हमारा बॉडी क्या करता है, जो स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करना कम कर देता है। इसी को बोलते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म। तो आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो। तो कम खाना, बहुत देर तक या न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाना, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जैसे अभी हम लोग सिर्फ कैलोरीज होती है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो सिंपल है कि सिर्फ कैलोरीज वाली चीज़ें जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है पहले तो उसको कट करो। और इसका एग्जांपल दूंगा, जैसे शुगर हो गया या गुड़ हो गया। अभी आप देखोगे कि बहुत से जगह पे आपको दिखेंगे गुड़ वाली चाय, शक्कर वाली चाय, तो देखेंगे तो शक्कर में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, गुड़ में है। तो पहला तो ये देखो कि चलो जिसमें न्यूट्रिशन है उसको सिलेक्ट करो, बट चलो उसको सिलेक्ट किया, गुड़ को सिलेक्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि गुड़ को सिलेक्ट किया तो गुड़ का चाय सही हो गया, ऐसा नहीं है। अगर देखेंगे शक्कर और गुड़ दोनों में कैलोरी है और सेम कैलोरी है, ऐसे नहीं कि गुड़ में कम कैलोरी है। सिर्फ इससे है कि गुड़ से आपको थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ऐसे नहीं कि आपने अच्छी चीज है तो उसको चलो दिन में 4-5 कप पी लिया, गुड़ की चाय अच्छी है, नहीं। तो ओवरऑल आपका कैलोरी इंटेक जो है सुबह से रात तक वो ज्यादा मैटर करता है। तो आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान रखो कि पहले तो सिर्फ कैलोरी वाली चीज़ें कट करो और जो कैलोरी वाली न्यूट्रिशियस वाली चीज़ है उसको सिलेक्ट करो। उसमें से भी आप डिसाइड करो कि आपका ओवरऑल आपका जो इंटेक है वो कितना होना चाहिए। क्वालिफाइड डाइटिशियन आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको कैलकुलेट करेगी, प्लस आपका जो डेली नीड कितना होना चाहिए कैलोरी का उसको कैलकुलेट करेगी। फिर आप कैलोरी डेफिशिएंट पे कितने होने चाहिए। बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएंट पे गए तो जैसे मैंने बोला कि बॉडी क्या करती है, अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो ना होते हुए धीरे धीरे 200-300 कैलोरी जो है रिक्वायर्ड कैलोरी से कैलोरी डेफिशिएंट जाके देन यू कैन अचीव योर गोल। तो बहुत मैटर करता है कि आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, क्योंकि हिंदी में कहावत है जैसा खाओगे वैसा दिखोगे। ऐसा नहीं होता कि जैसा एक्सरसाइज करोगे वैसा दिखोगे। अगर आप बेस्ट एक्सरसाइज भी कर रहे हो बट आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो आप यू विल नॉट लुक व्हाट यू वांट टू लुक। ऐसे जैसे आपने गुड़ की बात कही कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि गुड़ और चीनी दोनों शुगर केन से बन रहे हैं और वो दोनों का न्यूट्रिशंस वैल्यू में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा सेम होता है, लेकिन गुड़ में थोड़ा सा अदर थिंग्स भी होते हैं जिसके कारण होता है। लेकिन मिसकंसेप्शन ये है यहाँ पे कि हम उससे कैलोरीज कट कर रहे हैं, गुड़ से हम उससे शुगर नहीं ले रहे हैं, जो ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडीज में बढ़ जाएगी वो हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, गुड़ से भी आपकी वही शुगर की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ना बुरे कैलोरी और सही कैलोरी को नहीं पहचानती है। अंदर जाने का तो कैलोरी ही है बॉडी के लिए। हाँ। सिर्फ उसमें जो न्यूट्रिशियस पार्ट है वो आपके बॉडी में पॉजिटिव काम करता है। हाँ। बाकी कैलोरी तो सेम ही आ रही है आपके बॉडी में जी। तो आपको अगर देखो एक्सरसाइज क्या करता है, एक्सरसाइज आपको स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, स्टैमिना बढ़ाएगा, वेट गेन या वेट लॉस होना दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो ज़्यादा 80% मैं समझता हूँ कि पार्ट आपका न्यूट्रिशन का होता है, 10% एक्सरसाइज का होता है और 10% आपका जेनेटिक का पार्ट होता है। ओके। ऐसे तो ज़्यादा ध्यान आप ये देखो कि आपके मुंह से अंदर जो जा रहा है वो उसको थॉटफुल तरीके से देखो कि क्या अंदर जा रहा है, कितने प्रमाण में जा रहा है, तो उससे आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। जिम में जाके जो एक्सरसाइज होती है वो एक बॉडी बिल्डर की तरह बना देती है, ऐसा कहा जाता है। लड़कियों के लिए कितना सही है एक्सरसाइज करना? जैसे बहुत सारे का ये कहना है कि मस्कुलिन टाइप में हो जाता है बॉडी, तो उस पे क्या कहना है कि लड़कियों को जिम जो जाती हैं उनको जिम जाना चाहिए और पर्टिकुलरली ये एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप अगर आप मस्कुलिन नहीं दिखना चाहते तो वो क्या होगा? देखो जिम में अभी तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले की सोच थी कि अगर आप वजन उठाओगे तो बल्कि दिखोगे। हाँ। तो आप उसमें एक एग्जांपल लो कि गांव में औरतें तो इतना वजन उठाती है तो वो तो बल्कि नहीं दिखती है, नहीं, पूरा स्लिम ट्रेंड दिखती है। तो इसमें अगर आप एक चीज देखो, आवर हार्मोन्स रूल आवर बॉडी।
तो मेल और फीमेल हार्मोन में बेसिकली बड़ा चेंज होता है टेस्टोस्टेरोन का, जो कि एक मसल बिल्डिंग हार्मोन है। मेल में वो प्रमाण ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। हाँ। तो किसी फीमेल ने अगर हेवी वेट उठा लिया, वो चाहे तो भी वो मस्कुलरिटी नहीं ला सकती है, क्योंकि वो मस्कुलरिटी लाने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उस प्रमाण में होना जरूरी है, जो कि फीमेल में नहीं होता है। तो फीमेल अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं तो मस्कुलर दिखती हूँ थोड़ा, मतलब वेट ट्रेनिंग करने के बाद, तो उसको चॉइस ये है कि आप लाइट वेट लेके मोर रिपीटेशन कर लो वेट ट्रेनिंग, तो वो एक तरीका है। और कार्डियो ऑब्वियसली सबको जरूरी है, बट वेट ट्रेनिंग में अगर आप देखेंगे तो लाइट वेट एंड मोर रिपीटेशन आप चूज करके वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। बट ये बहुत रेयर केस होती है। ज्यादातर महिलाओं में यही देखा जाता है, अगर आप हैवी वेट उठाते हो तो उसमें उल्टा आपके फायदे बहुत ज्यादा है, आपके मसल्स जॉइंट्स वो स्ट्रांग हो जाते हैं। आप देखेंगे 30s के बाद फीमेल्स आर फेसिंग जॉइंट प्रॉब्लम, तो उनका कैल्शियम ड्रॉप हो जाता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो कैल्शियम कम हो रहा है तो कैल्शियम ले लूंगी, उसमें क्या है। बट बॉडी ने लेना, आपने देना और बॉडी ने लेना दोनों अलग बात है। आप दे रहे हो चलो 500 ग्राम 1000 मिलीग्राम आपने कैल्शियम का गोली ले लिया और खत्म बात, ऐसे नहीं होता है। आपने कैल्शियम लिया और बॉडी ने उसको एब्सॉर्ब किया, ये अलग बात है। एब्सॉर्ब कब करती है? जब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। आप जिम में जाके आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो यू आर क्रिएटिंग डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन इन योर बॉडी। तो आप अगर वेट ट्रेनिंग करोगे उसके बाद आप न्यूट्रिशन दोगे तो वो बॉडी एब्सॉर्ब करेगी। तो आप कैल्शियम की भी सोचोगे, अगर कैल्शियम आप ले रहे हो वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो किडनी स्टोन भी हो जाता है। अच्छा। तो यही है कि अपने आप को स्ट्रांग रखना, अपने बोन्स को स्ट्रांग रखना है और अपने एजिंग प्रोसेस को अगर स्लो डाउन करना है तो वेट ट्रेनिंग मस्ट है। आप किसी भी स्पोर्ट्स को उठा के देख लो, हर स्पोर्ट्समैन आज वेट ट्रेनिंग कर रहा है। अगर हमें 60s एज में जाके फिट रहना है और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, रेगुलर जैसा नॉर्मल जीते हैं लोग वैसे, तो 60s में फिट रहने के लिए मुझे कब से एक्सरसाइज शुरू कर देना है? मतलब अभी तक मैंने एक्सरसाइज ही नहीं किया, समझे एक एग्जाम्पल से, तो हमने एक्सरसाइज ही नहीं शुरू किया है, लेकिन हमें 60 में फिट रखना है। जैसे आपने बोला 30s में जाके आपको बोन इश्यूज आने लगेंगे, तो हम ऐसा क्या कब से शुरू करें एक्सरसाइज कि अब जाके 60s के लिए हम तैयार हो सकते हैं? जी, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दूं तो स्कूल के टाइम पे सबसे कमज़ोर था मैं, और लेकिन तभी कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे भी एक्सरसाइज करनी है या ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कॉलेज में आया तो दोस्तों ने बोला कि तुमको करनी चाहिए, तब तक मैंने खुद को ऑब्जर्व नहीं किया था कि मेरा स्ट्रक्चर अच्छा है, आई शुड स्टार्ट। तो आई स्टार्टेड एट अर्ली एज। तो आप जितना अर्ली शुरू करो उतना अच्छा। आई वुड से कि आप जैसे अभी पेरेंट्स को एक टेंशन रहती है कि 10वीं की साल है इस बार, तो ठीक है रुक जाओ, उस टाइम तक 10वीं तक आप उसको ग्राउंड स्पोर्ट्स खिला लो। 10वीं के बाद जिम एक्सरसाइज शुरू कराओ। जितने जल्दी आप शुरू करोगे उतना अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम मेल हो फीमेल हो, हार्मोन जो होता है आपके बॉडी में, जो भी कुछ अच्छा करना है उसके लिए जो हार्मोन लेवल होता है वो आपका 17-18 से लेकर आप 30 साल की उम्र तक ये हार्मोन्स हेल्प यू अलॉट। व्हाटएवर आप थोड़ा भी करोगे उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। वही 30 साल की उम्र के बाद आपका जो हार्मोन लेवल ड्रॉप होने लगता है, फिर हो जाता है कि ज्यादा मेहनत, थोड़े फायदे के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये रेशियो चेंज हो जाता है। तो आप जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा। बढ़िया, मतलब 30 के आसपास में हमें एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए। उसके पहले मैं बोला जितना जल्दी शुरू करो, क्योंकि 30 तक रुकना ही क्यों है। होता क्या है, देखो अभी 20 साल की उम्र में बच्चे लोगों अगर देखेंगे, अगर मैं अच्छे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप 100 बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से 3-4 बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं क्योंकि वो घर पे आके होमवर्क कर रहे हैं। बट होमवर्क करने वाले सारे बच्चे नहीं होते। जो मास जो है 80-90% बच्चे क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते रहेंगे। तो आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर लो, 1 घंटा तो लगता है, फिर बाद में आपको जो कुछ करना है करो। तो आप जितना जल्दी शुरू करोगे तो उतना अच्छा आपके लिए। हम जितना जल्दी शुरू करेंगे एक्सरसाइज वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, जो कि अच्छी बात है। तो ये एक फिक्स रूटीन होना, हमारे एक्सरसाइज पैटर्न को फिक्स रूटीन करना, ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि हम 6 मंथ किए, 3 मंथ किए, 1 ईयर किए और हम छोड़ देते हैं। तो वो फिक्स होना, एक पैटर्न में चलना, एक रूटीन में चलना कितना फायदेमंद होता है? जी, अभी इसमें कैसा होता है,
मैंने देखा है कि बहुत से क्लाइंट्स ट्रेनर को बोलते हैं कि सर 1 महीना हो गया हम लोग यही वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, मैं बोर हो गई हूँ। बोर हो गए जी, मतलब मेल फीमेल में इतना बोलो कि मेल नहीं जल्दी बोर होते हैं, फीमेल जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वैरायटीज लगती है एक्सरसाइज में। हाँ। हर चीज़ में लगती है तो इसमें अब मैं अगर खुद का एग्जांपल दूँ तो 0 to something मैंने जो अचीव किया है एक फिक्स रूटीन से ही किया है। ये नहीं कि चलो 3 महीने के बाद मैं कुछ अलग करूँ, नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप फिक्स रूटीन पे ही रहो और आप बहुत बोर हो गए फिर भी फिक्स रूटीन पे रहो। नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, समझो फिक्स रूटीन मतलब एक एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो कर रहे हो, उस पैटर्न को ऐसे चेंज करो कि उसमें आपके सेम मसल ग्रुप ट्रेन हो जाए और एक्सरसाइज भी अलग हो बट सेम मसल ग्रुप उसमें ट्रेन हो जाए। तो इसमें नॉर्मली जिनके जो पर्सनल ट्रेनर नहीं हायर करते हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है। ट्रेनर हायर करने पर ऑब्वियसली वो आपका प्लान चेंज कर देता है जिसमें आपका सेम मसल ग्रुप टारगेट हो रहा है और आपको सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो रूटीन आई वुड से कि आप फिक्स रूटीन पे अगर आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो वाई टू चेंज दैट रूटीन। और अगर समझो रूटीन चेंज करने का भी एक कंडीशन होता है कि आप एक प्लेटो पे पहुंच जाते हो, तो प्लेटो पे पहुंचने के बाद ऑब्वियसली फिर देन यू हैव टू सी कि आप इसमें चेंज उसमें कैसे कर सकते हैं। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें थोड़ा वेट बढ़ा के करो या रिपीटेशन बढ़ा के करो या सेट्स कम ज़्यादा करके देखो। प्लस उसमें आपका डाइट में भी आप प्लस माइनस क्या हो रहा है वो देखो ताकि आपको जो प्लेटो है वो ब्रेक हो। प्लेटो ब्रेक होना जरूरी है क्योंकि आप प्लेटो ब्रेक नहीं होगा तो 3-6 महीने के बाद आप बोलेगा बॉडी चेंज ही नहीं हो रही है, फिर आप छोड़ देते हो। हाँ। ऐसा हो गया। और बहुत सारे केसेस में ये भी आता है कि हम अगर कंटिन्यूअसली कर रहे हैं एक्सरसाइज 8 kg हम लूज भी कर लिए वेट, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए 5 से 7 डेज के लिए हम आउटिंग पे गए और वहाँ पे खाया अच्छे से और फिर हमारा वो वेट वापस आ जाता है जी। और वो होता है डिमोटिवेट होने का। मतलब कि क्या है, मैं 5 दिन अच्छे से खा ली तो मैं फिर से वहीं चली गई, मैं 6 मंथ बैक हो गई। तो वो फिर बैक हो जाना, और ये हर किसी का है कि थोड़ा सा जिम छोड़ो तो फिर से वो वेट वापस आ जाता है। जी। तो अगर हम आउटिंग पे हैं या फिर मैरिज में गए हैं तो हमें ऐसा क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम मैरिज में हैं तो हम किसी को खाना पर्टिकुलर नहीं बना, प्रोटीन नहीं पी सकते हैं, सैलेड पे नहीं रह सकते। हमें उस टाइम पे भी अपने लिए टाइम निकालना है, कैसे करना है, उसके लिए आपके पास क्या होगा? जी, फोकस मैं पहले बोलूँगा बहुत से लोगों का होता है वेट लॉस की तरफ, तो आई वुड से कि वेट लॉस की तरफ आपका फोकस ना होते हुए आपका फोकस होना चाहिए है फैट लॉस की तरफ। इन दोनों में फर्क है। जब आप वेट लॉस करते हो तो आप मसल लॉस करते हो, वाटर लॉस करते हो, फैट लॉस करते हो, तो उसमें आपको जैसे आपने बोला 7-8 किलो, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है बड़ा मार के कि 7-8 किलो लूज कर लिया, मतलब 4 महिला एकदम आगे तो किलो पे बातें होती है, तूने कितना लूज किया, मैंने कितना लूज किया, तो वेट लॉस पे ज्यादा बातें होती है। क्यों? क्योंकि वो सुनने के लिए अच्छा लगता है। कोई ये नहीं पूछेगा तूने फैट लॉस कितना किया, तूने तेरा स्टेमिना कितना इंप्रूव हुआ, स्ट्रेंथ कितना इंप्रूव हुआ। तो आप, और इसलिए मैं ज्यादा फोकस वेट लॉस पे मत करो, ये बोलता हूँ। आप फोकस ज्यादा बॉडी कॉम्पोजिशन पे करो। तो बॉडी कॉम्पोजिशन पे आपका जो मसल गेन, फैट लॉस, ये आप वेट लॉस करते हो तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो जैसे आपने बोला कि थोड़े दिन वर्कआउट ना करो तो बाउंस बैक हो जाता है। बाउंस बैक का मतलब ये है कि आपने वेट लॉस पे ध्यान दिया, आपने मसल आपका लूज हो रहा है तो आप बोलते हो चलो लूज होने दो, मुझे वेट लॉस करना है। तो मसल लूज हो गया मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। तो आपने थोड़ा खाया तो बाउंस बैक तो होगा ही वो। क्यों? क्योंकि फैट और मसल दोनों अलग अलग काम करते हैं। मसल एक्टिव टिश्यू है, फैट डेड टिश्यू है। तो आपके बॉडी में जितने मसल हो आपका बॉडी उतना कैलोरी बर्न करेगा। इवन इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, आप रेस्ट कर रहे हो फिर भी आपका कैलोरी बर्न ज्यादा होता है, उस टाइम मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है अगर आपका मसल वेट ज्यादा हो। बट आपने क्या किया है, 7-8 किलो कम करने के लिए मसल को भी नीचे कर दिया। तो इसीलिए क्या होता है, आपने खा लिया तो उस कैलोरी को बर्न करने के लिए आपके मसल तो उतने लेवल पे है नहीं ना, वो कम हो गए, तो इसलिए बाउंस बैक हो जाता है वेट। तो ध्यान ये रखना है कि वेट लॉस की बजाय फैट लॉस पे ध्यान दो, बॉडी कॉम्पोजिशन पे ध्यान दो, और एक्सरसाइज जो है उसका जो मोटिव वेट गेन या वेट लॉस मत रखो। फिटनेस के 5 मेन पॉइंट होते हैं। आपका होता है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, जिसमें ये देखो कि आप
कोई भी आप भाग रहे हो तो कितने लंबे समय तक भाग सकते हो। इन शॉर्ट स्टैमिना आपका जो वो इम्प्रूव होना चाहिए, आपका मस्कुलर एंड्योरेंस इम्प्रूव होना चाहिए। एक एकदम सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर आप देखोगे रास्ते के साइड में पत्थर तोड़ने वाला आदमी जो है दिन भर पत्थर तोड़ता है, थकता नहीं है। अगर आप कोई मेरे जैसा आदमी अगर बोले तो वहां पे जाके पत्थर तोड़ो तो मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। लोग बोलेगा तू तो स्ट्रांग दिखता है, तू पत्थर दिन भर नहीं तोड़ पाया। वो पतले आदमी ने पत्थर दिन भर तोड़ लिए, क्यों? क्योंकि उसका मस्कुलर एंड्योरेंस उसने डेवलप किया है। तो आपका वर्कआउट में ये भी देखो कि आपका मस्कुलर एंड्योरेंस वो भी अच्छे से डेवलप है। ऐसे नहीं कि आप बहुत हैवी उठा रहे हो, ऐसे रखो कि आप कोई भी एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो ऐसे एक्सरसाइज सिलेक्ट करो जिसमें आप लंबे समय तक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप रो बैटल कर सकते हो, वो लंबे से 1 मिनट के लिए आप परफॉर्म करो तो बर्निंग सेशन शुरू हो जाता है। तो मस्कुलर एंड्योरेंस भी एक चीज है। तीसरा होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक्सरसाइज बहुत लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने पर बॉडी स्टिफ हो जाता है, वो उन लोगों का स्टिफ हो जाता है एक्सरसाइज के बाद फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक पार्ट है। चौथा आपका बॉडी कंपोजिशन आता है, फैट और मसल का रेशो। और पांचवा आपका एजिलिटी वगैरह है, आप कितना फास्ट मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। ये सब चीजें आती है। आपने अभी बात की फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। जी। तो ये जो वेट लॉस की बात है तो हमारे पास तो मशीन है, हम चेक करते रहते हैं, हर सुबह उठे और चेक कर लिया। जी। 200 ग्राम कम हुए, 1 केजी कम हुए। लेकिन फैट लॉस जो एक्चुअल वर्क करता है उसको हम कैसे मापदंड करें, कैसे हम जाने कि हमारा हो भी रहा है? एकदम बेसिक चीज होती है मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो मिरर आपको झूठ नहीं बोलता है। अगर आपका फैट लॉस हो रहा है तो आप एक समझो कि बॉडी में 1 किलो मसल इतना जगह लेगा तो 1 किलो फैट इतनी जगह लेगा, दोनों का वजन सेम है। तो अगर आपका फैट लॉस हो रहा है तो मिरर आपको बता देगा कि फैट लॉस हो रहा है, क्योंकि फैट लॉस आपका जो इंच लॉस है वो बहुत कर देता है। ठीक है, तो फैट लॉस हो रहा है आपको पता चलता है। दूसरा, अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिक करना है तो आप बॉडी कंपोजिशन रिपोर्ट निकाल सकते हो। बॉडी कंपोजिशन मशीन पे खड़े हो जाओ तो आपको 1 मिनट में वो आपका रिपोर्ट बना के दे देगा। उसमें आपका वाटर इंटेक कितना है, प्रोटीन इंटेक, मसल कितना है, फैट कितना है, आपका मेटाबॉलिक एज क्या है, ये सब आपको रिपोर्ट दे देता है। और आप हर 3 महीने में 6 महीने में उसको एक बार करा के आपका प्रोग्रेस जान सकते हो। अगर वो नहीं करना है तो मैंने जैसे बोला आपको मिरर इज बेस्ट, आपको खुद को पता चल जाता है आपका इंच लॉस हो रहा है। मैं अभी उसमें भी ये बोलता हूँ कि आप मेजरमेंट टेप लेके गिनो मत, क्योंकि बहुत बार फॉर एग्जांपल मेल, अगर किसी मेल को अपना चेस्ट मेजर करना है हाँ। तो चेस्ट मेजर किया मेजरिंग टेप से और वो हो गया कम मेजरमेंट, लेकिन वो तो बोला मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा चेस्ट मुझे अभी हैवी ब्रॉड लगता है, मेजरमेंट में कम क्यों दिखा रहा है? तो हो सकता है उसमें फैट कम हो गया इसलिए मेजरमेंट कम दिखाता है। इसलिए मैं मेजरमेंट ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके बॉडी में अगर कम होना है तो मसल कम या फैट कम होएगा, ये बाहर से नहीं दिखता है। तो या फिर दूसरा एग्जांपल मैं देखो बोलूँ, अगर आप एक चावल की बोरी है और दूसरी बोरी है जिसमें चावल, दाल, धनिया सब आपने मटेरियल डाल दिया, दोनों का वजन सेम है। अब इसको मिक्स कर दिया, अभी आपको पता नहीं है कि ये जो जिसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई है हर किसी का कितना वेट है आपको नहीं पता है, बट आप इसको बोल दो कि ये चावल इतना किलो है। हाँ। तो अपने बॉडी में भी मसल है, फैट है, वाटर है, हर चीज का कितना कितना वेट है ये आपको बॉडी कंपोजिशन मशीन बता देती है। बॉडी कंपोजिशन मशीन भी 100% कोई एक्यूरेट मशीन नहीं होती है। हाँ। किसी का 95% एक्यूरेसी होता है, किसी का 90% एक्यूरेसी होता है, बट हर महीने आप हर महीने 3 महीने या 6 महीने में आप फ्रीक्वेंसी में अगर आप निकालते हो आपके पास एक रेफरेंस रेंज होता है कि मेरा फैट इतना था, भले वो 100% एक्यूरेट ना हो बट एक रेफरेंस रेंज हो जाता है कि इतना मेरा फैट था, अभी 3 महीने के बाद इतना है। तो वो एक तरीका है फैट बॉडी कंपोजिशन मशीन से निकालो। अगर नहीं करना है तो मिरर से देख के आपको पता चल जाता है कि मिरर से आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा कि कितना किलो फैट लॉस हो गया, जो बॉडी कंपोजिशन मशीन आपको बता देगा। कहा जाता है कि वेट लॉस करने में भी वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो ये वाटर इंटेक जो है वो कितना करे कि वेट लॉस में वो वर्क करना शुरू कर दे? इसमें आप जो मिनिमम वाटर इनटेक जो होता है ना किसी का भी कम से कम आपका बॉडी वेट इंटू 2.2 करो आप, ये फॉर्मूला है, उससे ज्यादा ही लेना है। वो आपका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी का जो आपको पीना ही पीना है। ऐसे बहुत से क्या था? जो बॉडी वेट इंटू
इन योर बॉडी वेट इन केजी इनटू 2.2। ओके। आप ये फॉर्मूला यूज करो, आपको पता चल जाएगा कि आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम रिक्वायरमेंट समझो 3 लीटर आ रहा है, तो इसका मतलब आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसे नहीं कि 3 लीटर पीना चाहिए। ओके। ये एक नई चीज है, फॉर्मूला बेस वाटर इनटेक। रोज हम जो वर्कआउट करते हैं वो एक ही टाइम पे करें या फिर जब टाइम मिला तब कर ले, ऐसा कौन सा टाइम, फिक्स टाइम होना चाहिए या जब मिले टाइम तब भी कर लें, क्योंकि हम बॉडी को फिट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कौन सही मायने में जाता है सही से? देखो, अभी इसमें बहुत सारे व्यूअर्स ये बोलेंगे अरे चलो कोई भी टाइम चलता है। हाँ। जब, क्योंकि अभी शेड्यूल ऐसा हुआ है ना लोगों का काम का, कि जब वक्त मिले तब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि अगर जैसे अभी मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप मॉर्निंग में ही करना है, आप दोपहर में कर सकते हो, शाम में कर सकते हो। आई वुड से कि एक फिक्स रूटीन रखो, आप एक टाइम फिक्स रखो, तो क्या होता है आपका बॉडी हो गया, आपका माइंड हो गया, वो एक उस रिदम में आ जाता है कि आप उस टाइम पे वर्कआउट कर रहे हो ना, तो अपने आप उसका प्रिपरेशन शुरू करते हो, आपका माइंड सेट हो जाता है कि ये 4 to 5 मैं इवनिंग में वर्कआउट कर रहा हूँ, तो आप वो माइंड और बॉडी तैयार हो जाता है उस चीज़ के लिए। लेकिन वही आप अगर टाइम चेंज करते रहें तो बहुत बार फिर आप आउट ऑफ द रूट हो जाते हो। तो आई वुड से मॉर्निंग बेस्ट है। क्योंकि मॉर्निंग के बाद क्या होता है, वर्कआउट के बाद आप फ्री हो जाते हो, फिर आपके बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं कि मुझे ये मीटिंग ज्वाइन करनी है, वो है, तो उन सब झंझट से पहले आपने क्या किया, वर्कआउट ख़त्म कर लिया। तो मॉर्निंग मेरे हिसाब से वर्कआउट बेस्ट है। बाकी अगर आपका वर्क शेड्यूल ऐसा है कि आपको अलाउ नहीं करता एक फिक्स टाइम, तो आई वुड से कुछ नहीं से कुछ सही, आप जब टाइम मिले तब एक्सरसाइज करो। बाकी अगर जिनको भी पॉसिबल है एक टाइम फॉलो करना, कि समझो कोई 8 बजे जाता है तो 8 बजे ही जाओ, ट्राई करो कि मैं 8 बजे ही जाऊंगा, और उससे आपका एक डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में। जी बिल्कुल जी। भी जैसे कि भागती दौड़ती जिंदगी है, सबके पास टाइम नहीं है। टाइम के लिए भी है कि जिम जाना पड़ेगा, उसमें 1 आवर चले जाएंगे, वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, उसमें 1.5 आवर्स चले जाएंगे। तो ये घर से या फिर कुछ भी वर्कआउट जो 15 मिनट का वर्कआउट हो, जो आप अगर मिस कर दिए जिम जाना, तो आप एक, या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि घर से ही हो सकता है, तो 15 मिनट के लिए आप एक फिट रखने के लिए बॉडी के लिए कुछ ऐसा एक्सरसाइज बता सकते हैं? जी, अगर टाइम बिल्कुल भी नहीं है और अगर 15-20 मिनट में कोई एक्टिविटी अगर ख़त्म करनी है, तो आप हिट वर्कआउट ट्राई कर सकते हो। हिट बोले तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उसमें होता क्या है, आप एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो 45 सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड का रेस्ट लेते हो, इमीडिएटली दूसरा एक्सरसाइज 45 सेकंड के लिए परफॉर्म करते हो, वापस 15 सेकंड का रेस्ट लेते हो। ऐसे 3-4 एक्सरसाइज का आप एक ग्रुप बनाते हो और उसको फॉलो करते हो और उसको रिपीट करते हो। तो 15 मिनट में आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, आपके पूरे बॉडी के मसल्स उसमें एंगेज हो जाते हैं। तो अगर 15-20 मिनट में अगर कुछ करना है तो आई वुड सजेस्ट हिट वर्कआउट बेस्ट है। अभी हार्ट रेट बढ़ जाना का जो आपने बताया कि अभी बहुत सारे केसेस न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे ये स्प्रेड है कि वर्कआउट के दौरान उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गई और स्पॉट डेथ हो गई। तो ये कैसे हो रहा है? मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि वहाँ पे ऐसा क्या उन्होंने गलती किया जिसके कारण, या फिर गलती किया, या फिर क्या होता है बॉडी में ऐसे चेंजेस कि जो ये केसेस देखे जा रहे हैं, जिम में फेंट हो गए, वो कैसे हो रहा है? अभी इसका मैं जवाब क्या दूँ, इसमें कैसे होता है, आपने कभी ऐसा न्यूज़ सुना है कि ये आदमी घर पे था और घर पे उसको हार्ट अटैक आया? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जिम में हार्ट अटैक है तो जिम नहीं जाना है, जिम बुरी बात है। हाँ। तो घर पे हार्ट अटैक है तो घर बुरी बात है, घर छोड़ दो। ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। नहीं होता। तो अगर किसी को हार्ट अटैक जिम में आए, कहीं पे भी आए, हार्ट अटैक आने के पहले बॉडी ने उसको कुछ सिग्नल्स दिए होंगे, या फिर ऐसा होता है कि उसने अपना जो बॉडी का टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप है वो नहीं किया होगा। बहुत से रीज़न से, उसकी लाइफस्टाइल, अभी मैं लाइफस्टाइल के बारे में बोलूँ तो
बहुत से लोग अभी संडे नाइट पार्टी करते हैं, पूरा दारू वारू पी के जो भी है, सुबह उठ के आ जाते हैं जिम में, हेवी वेट करते हैं। तो ऑब्वियसली योर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपका जो हैंगओवर है वही नहीं उतरा, आप सुबह के हेवी वेट उठा रहे हो, तो ऑब्वियसली कहीं पे वो ट्रिगर करेगा। ओके। तो ये बोलना बहुत गलत है कि अब जिम में उसको अटैक आया है तो जिम नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। नहीं, अटैक आदमी को कहीं पे भी आ सकता है, आप सिर्फ अपने को पता नहीं होता है कि उसका जो पीछे रीज़न क्या है वो जानो। मुझे तो मैक्सिमम टाइम पे यही लगता है कि हेल्थ चेकअप ठीक से नहीं कराया है, और मतलब स्ट्रेस होगा, कुछ होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है इसमें। बट जिम उसको अगर ऐसे है तो जिम के बाहर अटैक कितने लोगों को आया है और जिम के अंदर कितने लोगों को आया है, अगर इसका प्रोपोर्शन देखेंगे तो कुछ भी नहीं है ऐसे। अब मेरा पूछने का यही था कि हम क्या चीज़ अवॉइड करें। अगर हम कल मुझे मॉर्निंग में हैवी वेट ट्रेनिंग करनी है या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज करनी है, तो आज रात में हम ऐसा क्या नहीं इंटेक करें, या फिर हमें स्लीप सही से होना चाहिए। मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हमें फॉलो करना चाहिए चीज़ें जिससे कि हम उस जोन में ना पहुँच जाए, हमें कोई स्ट्रेस ना आ जाए, बॉडी स्ट्रेस में ना चली जाए, तो वो क्या होनी चाहिए कि मतलब नेक्स्ट डे हम जब जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए तो उसमें हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। पिछले 1 वीक का ही ले लें, हम बहुत चीज़ों से हम गुजरते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए। पहला तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये देखो कि आपकी 7-8 घंटे नींद पूरी हुई है कि नहीं है, क्योंकि सबसे टॉप पे आता है आपकी नींद। हाँ। अगर किसी भी इंसान के पास आई वुड से कि अगर काम की वजह से टाइम नहीं मिल रहा एक्सरसाइज को, नींद नहीं हो पा रही, आई वुड से कि पहले नींद लो। नींद सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी नींद कंप्लीट हुई है और आपका बॉडी में कोई एक्स पेन्स नहीं है, बहुत बार कम नींद होने की वजह से सर दर्द होता है, तो फिर आप जाके हेवी एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। आप हेवी एक्सरसाइज के लिए आपके बॉडी में वैसा पूरा एटमॉस्फेयर रेडी होना चाहिए। अगर आप अच्छे से नींद लेते हो तो योर हार्मोन्स हेल्प यू, योर हार्मोन्स पुश यू टू टेक हैवी वेट। तो आई वुड सजेस्ट कि नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए हैवी वेट एक्सरसाइज के लिए। 1 डे पहले ये देखो कि जल्दी सो जाओ, 8 घंटे की पूरी नींद लो, एंड देन यू आर प्रिपेयर्ड टू गो फॉरवर्ड। मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं तो हमें क्या इंटेक करके निकलना चाहिए, खा के निकलना चाहिए कुछ चीज़ें, या कुछ चीज़ों को अवॉइड करके निकलना चाहिए, यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। इसमें थोड़ा सा आंसर डिफर करता है। हाँ। आप कौन से टाइप का एक्सरसाइज करने वाले हो, हाँ। उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप मतलब सुबह उठ के आप कार्डियो करने वाले हो, तो कार्डियो चलता है 1 घंटे के लिए, एक तरीके का एक्टिविटी 1 घंटे के लिए चलती है। लंबे समय तक कोई भी एक्टिविटी चलती है तो उस एक्टिविटी में जो एनर्जी सोर्स लगता है वो आपका है स्टोर्ड फैट। तो यू आर ऑलरेडी कैरिंग दैट एनर्जी, यू डोंट हैव टू ईट दैट। तो कार्डियो के लिए जो एनर्जी लगती है फैट, वो आपके पास ऑलरेडी है, तो कुछ खाने का जरूरत है नहीं। हाँ। दूसरा हो गया वेट ट्रेनिंग। अगर उसके पहले आपको कुछ खाना है तो आप ऐसी कोई चीज़ खाओ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो आई वुड से बनाना बेस्ट है। तो बनाना खा के जा सकते हो अगर वेट ट्रेनिंग करनी है आपको। तो हम वेट लॉस की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे पतले लोग होते हैं, बहुत थिन उनकी बॉडी दिखती है, तो वो लोग कैसे अपने बॉडी को मेंटेन करें। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी, जो कहते हैं कि मेरे कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, मैं मेरे बॉडी को लगता नहीं है, मैं एकदम पतला ही दिखता हूँ, तो वो भी क्या एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो सकता है? जी, ऐसे बॉडी टाइप को कहते हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। हाँ। तो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप में होता यह है कि उनको फैट या मसल गेन करने में ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। तो दे शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, ऑब्वियसली हेवी एक्सरसाइजिंग, जिससे कि उनके बॉडी में डिमांड क्रिएट हो, और फिर आपने जैसे बोला कि अंग में लगता नहीं है, वो चीज़ रिवर्स हो जाती है। वो जो भी खाएंगे वो सब लगेगा। दे विल स्टार्ट गेनिंग वेट एंड इन अ हेल्दी वे। ऐसे नहीं कि, तो आई वुड से कि हेवी वेट ट्रेन करो और यू क्रिएट अ डिमांड इन बॉडी, और सप्लाई दो, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाओ, तो रिजल्ट आएंगे। आज के मॉडर्न टाइम में हेल्दी रहना एक टफ टास्क है या इजी टास्क है,
आपके अकॉर्डिंग क्या है और कैसे हम रह सकते हैं? अगर हेल्दी रहना है तो इजी वे में हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं? मॉडर्न ज़माने में हेल्दी रहना आई वुड से टफ टास्क है। जी। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इतना हो गया है कि लोग स्क्रीन से हट ही नहीं रहे। उनको एडिक्शन इतना हो गया है स्क्रीन का, तो हेल्थ उससे ख़राब होती जा रही है सबकी। तो मॉडर्न ज़माने में लोगों ने स्क्रीन का एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि ये टाइम तक स्क्रीन देख लिया, फिर चलो उठ के एक्सरसाइज कर ली। तो ये टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, तब आगे प्रोग्रेस होगा। मतलब हेल्दी रहना है तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को जी फॉलो करना ही पड़ेगा। जी, मतलब आप ऐसा तो नहीं बोलेगा मैं दिन भर एक्सरसाइज करूंगा, नहीं करता है कोई। क्यों? कोई भी नहीं। क्योंकि 1 घंटा ही करता है, तो वैसे ही 1 घंटा स्क्रीन को दो। अगर स्क्रीन दिन भर देख सकते हो तो एक्सरसाइज करो दिन भर, नहीं करोगे नहीं। तो एक्सरसाइज के लिए टाइम फिक्स करोगे बट स्क्रीन के लिए नहीं करोगे, वो गलत है। जी। वेट लिफ्टिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है उस दोनों में मिसकंसेप्शन है, और है तो क्या है? मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा है कि लोगों को लगता है कि जिम में वेट ट्रेनिंग करना है तो जाके कुछ भी कर लो, पसीना बहाओ, रिजल्ट्स आ जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर एक बंदा आज जिम में जा रहा है, वेट ट्रेनिंग कर रहा है, तो आज उसने एक पर्सनल ट्रेनर को पूछ लिया कि सर आज क्या करना है। वो पर्सनल ट्रेनर उसको बोल देता है, पर्सनल ट्रेनर नहीं, नॉर्मल जनरल ट्रेनर जो होता है, जनरल ट्रेनर को पूछ लिया कि क्या करना है, वो बंदा बता देता है कि ये करना है, वो करता है। दूसरे दिन जाता है, दूसरे दिन जो जनरल ट्रेनर को उसने पूछा था वो एब्सेंट रहता है, दूसरा ट्रेनर होता है, उसको पूछता है कि सर क्या करना है, तो वो दूसरा एक्सरसाइज बताता है। तो उसमें क्या होता है कि कल क्या किया है वो गया भाड़ में, मतलब दूसरे दिन क्या करना है वो दूसरा ट्रेनर दूसरा एक्सरसाइज बता देगा। कुछ शेड्यूल ही नहीं है। मतलब लोगों के दिमाग में ये क्यों होता है, उनको लगता है कि रोज जाके कुछ भी कर लो, हाँ। अच्छा है। तो उससे क्या होता है, एक तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझो आपने कल चेस्ट किया है, दूसरे दिन जाके वापस रिपीट कर रहे हो जिसमें चेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। समझो डायरेक्ट चेस्ट वर्कआउट नहीं भी किया, फिर ऐसे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो चेस्ट में भी इन्वॉल्व हुए थे, वो ट्रेनिंग हो जाता है बॉडी में। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर समझो आप पर्सनल ट्रेनर हायर नहीं कर सकते तो हर जिम में एक फैसिलिटी होती है कि आप एक वर्कआउट कार्ड बना के ले लो कि मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, ये फॉलो करो। तो ये दिमाग में मत रखो कि चलो कुछ भी किया, पसीना बहाया तो रिजल्ट तो आना चाहिए। रिजल्ट आपको आएंगे लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा उसको आने के लिए, और उल्टा इंजरी जल्दी आ जाएगी उसके पहले। और ये एक्सरसाइज के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें इंजरीज ना आए? बहुत सारे जैसे एक पुल करने का एक्सरसाइज होता है जिससे आप बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन मैंने देखा है जिम में कि उसका एक सही तरीके से अगर आप पुल नहीं कर रहे हो, आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो वो आपको मसल को ब्रेक भी कर सकता है। तो ये इन सब बातों पे जो आती है कि आपका बॉडी बनाने गए थे कहीं ब्रेक करके ना आ जाओ, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसमें कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए? इसमें सबसे पहले जिम में जाने के बाद मोबिलिटी ड्रिल्स होते हैं। हाँ। मोबिलिटी ड्रिल्स में होता क्या है, आपके पूरे जॉइंट्स और मसल्स का वार्म अप होता है। जॉइंट्स और मसल का वार्म अप इसीलिए होता है ताकि वो आपको रेडी करता है वर्कआउट के लिए। अगर मैंने देखा है कि लोग जाते हैं, जैसे आपने बोला लैट पुल डाउन, जाते सीधा लैट पुल डाउन मशीन शुरू कर देते हैं। हाँ। कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, बॉडी ठंडा रहता है, बॉडी को एकदम मसल को शॉक मिल जाता है कि ये क्या हो रहा है, तो उसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्रेन को सिग्नल देने के लिए पहले मोबिलिटी ड्रिल्स करो, ब्रेन को पता चलने दो कि अभी कुछ आगे आने वाला है। तो वो मोबिलिटी ड्रिल्स हो गया। दूसरा, फॉर्म एंड टेक्निक पहले ट्रेनर से चेक करवा लो कि आप कोई एक्सरसाइज, जैसे फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो डेडलिफ्ट में बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? डेडलिफ्ट उसकी वजह से बदनाम है, लोगों का ईगो लिफ्टिंग हो जाता है उसमें। तो उसमें फॉर्म पहले चेक करा लो, पहले सिर्फ बार लो, बार के साथ चेक करो कि फॉर्म सही है नहीं है, आपकी पीठ सीधे रहती है नहीं रहती, आपका ब्रीदिंग सही है नहीं है, और फिर वेट ऐड करो। तो ये सब होता है कि प्रिपरेशन ये होता है कि पहले ट्रेनर से सही करवा लो फॉर्म और देन स्टार्ट लिफ्टिंग इट। बहुत सारे लोग को मैंने ये भी देखा है कि वो वेट जो उठाते हैं, हाँ। उसे बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पोस्चर
को एक सही मायने में रखना होता है, जो जी। कि जिम इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो आके और- आपको करते रहते हैं। बाइसेप अगर करना है किसी को हाँ तो 45 पाउंड्स के प्लेट लगाएंगे और पूरी बॉडी को जग देके उठाएंगे। हाँ एक्चुअली वो एक्सरसाइज का नाम तो देखो, बाइसेप कर्ल होना चाहिए, पूरी बॉडी कर्ल हो रही है उसमें। हाँ मतलब पूरे बॉडी के मसल्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, क्यों? क्योंकि बाइसेप कर्ल करना है। तो इतना वेट लो कि पूरी बॉडी इन्वॉल्व ही ना हो, सिर्फ बाइसेप मसल इन्वॉल्व हो। हाँ तो वही होता है। और ये होता क्यों है कि समझो दो लड़के जिम में आए हैं, साथ में वर्कआउट करते हैं, उसमें एक होता है स्ट्रांग, एक होता है वीक। जो स्ट्रांग उठा रहा है, वीक को भी लगता है कि यार वो उठा रहे, मुझे भी वही वेट उठाना है। हाँ तो हर एक का बॉडी टाइप अलग है, पहले खुद के बॉडी को समझो, सुनो और फिर परफॉर्म करो। एक्सरसाइज के दौरान बहुत सारे लोग बस वेट को बढ़ाते जाते हैं, या बाइसेप के लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो, वो वेट को इंक्रीज करते जाते हैं कि आज मैंने 10 kg का किया है, कल मैं 15-12 ऐसे करके जाता हूँ। लेकिन ये वेट जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ानी है आपको, वहाँ पे बहुत लोगों का गलती करते हैं। तो हमें वो सही गाइडेंस दे दीजिए कि कैसे बढ़ेगा वो वेट। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें होता क्या है, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो तो एक पॉइंट आता है कि आपको लगता है कि अरे इसमें तो मुझे इजी जा रहा है, तो आप बढ़ा देते हो। हाँ। तो कब बढ़ाना है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। हाँ तो इसमें मैं एक रेप रेंज रखता हूँ, रिपीटेशन का रेंज रखता हूँ 8 to 12 काउंट्स। 8 to 12 काउंट इसीलिए ताकि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज बिलो 8 काउंट करते हो, दैट मोर फोकसेस ऑन योर स्ट्रेंथ, बट उसमें रिस्क लेवल बढ़ जाता है। तो जैसे डेडलिफ्ट हो गया, 1-2 काउंट लोग करते हो तो रिस्क लेवल बढ़ जाता है। कोई भी एक्सरसाइज बिलो 8 काउंट करो, क्योंकि उसमें वेट इतना होता है कि आप 8 काउंट के ऊपर नहीं कर सकते हो। फायदा नुकसान दोनों है। फायदा ये है कि आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, नुकसान ये है कि चांसेस है कि आपकी इंजरी हो। और दूसरा मैं रखता हूँ कि 12 काउंट, 8 से 12। तो 12 काउंट इसीलिए क्योंकि कोई भी एक्टिविटी अगर आप 12 काउंट से ऊपर करते हो, समझो आपने बाइसेप 12 काउंट के ऊपर कर लिए, 15 काउंट, 20 काउंट, तो वो मस्कुलर एंड्योरेंस की कैटेगरी में आ जाता है। तो एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों अलग चीजें हैं। अगर मस्कुलर एंड्योरेंस पे फोकस करना है तो आप 12 काउंट को क्रॉस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, मसल भी इंप्रूव करने हैं, तो सेफ रेफरेंज है 8 से 12। तो इनमें क्या होता है, इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। तो ओवरऑल ये मुझे सही लगता है कि 8 से 12 आप फॉलो करो। अभी इसमें वेट ऐड कैसे करना है, कि मुझे कैसे पता चले कि मैं अभी बढ़ा हूँ। तो आप कोई भी एक वेट लेते हो और उसके साथ आपके 12 काउंट जा रहे हैं, तो दैट इज द सिग्नल कि अभी वेट बढ़ा लो, क्योंकि आपको 12 के ऊपर मारना नहीं है। तो 12 काउंट अच्छे से कर रहे हो, पूरा बॉडी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ वो मसल जो टारगेट करना है वो इन्वॉल्व हो रहा है, 12 काउंट जा रहे हैं, वेट बढ़ा लो। वेट बढ़ाओ कि इतना मत बढ़ाओ कि वो 8 काउंट से कम आप मारो। अच्छा, तो वेट सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि 8 से ज्यादा जाए और 12 से कम आ जाए। जी। तो 12 अगर आप परफॉर्म कर रहे हो कोई भी एक्सरसाइज के लिए, दैट इज द सिग्नल कि आप वेट बढ़ा लो। ओके। मसल गेन और फैट लॉस दोनों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है या अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है? कैसे हम दोनों पे काम करते हैं? वर्कआउट के हिसाब से अगर देखेंगे तो मसल गेन और फैट लॉस के लिए ऐसे कोई अलग एक्सरसाइज नहीं होता है। बहुत से आप जिम देखेंगे, उनका एडवर्टाइज में होता है वेट गेन वर्कआउट, वेट लॉस वर्कआउट। ऐसा नहीं होता है। वर्कआउट सेम ही होता है ऑलमोस्ट, मसल गेन हो फैट लॉस हो। फर्क सिर्फ डाइट में होता है कि अगर समझो मुझे मसल गेन करना है तो आई शुड ट्रेन हेवी, और मुझे फैट लॉस करना है फिर भी आई शुड ट्रेन हेवी। बट फर्क इसमें आता है कि मसल गेन करना है तो आई शुड हैव स्लाइटली मोर कैलोरीज देन इज रिक्वायर्ड, और वो कैलोरीज भी ज़्यादा प्रोटीन से आनी चाहिए, तो उससे आपका होता है मसल गेन। और अगर आपको फैट लॉस करना है तो हैवी वर्कआउट करो, बट जितनी आपको बॉडी को ज़रूरत है उससे 200, 300, 400 ग्राम आप कम कैलोरी इंटेक करो, तो उससे आपका फैट लॉस टारगेट होता है। Okay. तो फर्क डाइट में आता है। आई थिंक एक्सरसाइज में ऐसा कोई फर्क नहीं आता है, आप दोनों में आप हेवी एक्सरसाइज करो। ये प्रोटीन इंटेक की जो बात होती है, हर एक जो भी बंदा फिटनेस की ओर जा रहा है, जा रही है, प्रोटीन का बहुत चक्कर हो जाता है कि मुझे प्रोटीन इंटेक कितनी मात्रा में करनी चाहिए, और सबसे बड़ी कि हम किस सोर्स से उसको ले। बहुत सारे तो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, ये सब भी है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलरली सेफ जोन की बात कर रही हूँ कि नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें प्रोटीन जो लेना है, हम घर पे
घर के जो खाने पीने में है उससे हम कैसे बेसिक हम प्रोटीन इंटेक की बात कर रहे हैं तो कैसे ले सकते हैं? देखो, अगर आप इंडियन डाइट की बात करोगे तो इंडियन डाइट में आपको मैक्सिमम कार्ब्स ही मिलेगा। हाँ, तो आप गूगल करके देख लो तो दुनिया में इंडिया टॉप पे आता है डायबिटीज पे। हाँ, वो क्यों है? क्योंकि अपना क्या होता है डाइट में, रोटी सब्जी होती है, दाल राइस होता है, सब में अगर देखेंगे तो कार्ब्स है। बहुत से लोग बोलेंगे कि दाल में प्रोटीन होता है सर, ऐसा नहीं है। दाल में अगर आप देखेंगे तो 80% कार्ब्स है, फाइब्रस कार्ब्स है, 20 to 25% प्रोटीन है। तो कार्ब सोर्स होता है, वो प्रोटीन सोर्स कैसे हम बोल दे उसको जब उसमें कार्ब्स ज़्यादा है। तो डाइट से अगर कंप्लीट करना है तो प्रोटीन रिच फूड खाओ, नॉनवेज ऐड करो, अंडा चिकन खाओ, या फिर वेजिटेरियन हो तो पनीर, टोफू, स्प्राउट्स ये ऐड कर सकते हो। और देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर्सन की है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप मिनिमम आपका जितना बॉडी वेट है उतना तो आप ग्राम्स में प्रोटीन लो, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आपका लाइफस्टाइल उससे ज़्यादा है तो आप आपके बॉडी वेट के 1.5 या 2 ग्राम्स करके आप ले सकते हो प्रोटीन इंटेक। तो यही है, अगर उसमें आपका नेचुरल डाइट में आपका जो 1.5 ग्राम या 2 ग्राम्स कंप्लीट होना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप इतना प्रोटीन नेचुरल डाइट से खा ही नहीं सकते। तो इसमें अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर भी अगर समझा आप में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई तो डॉक्टर ये नहीं बोलता कि 10 लीटर दूध पियो, कैल्शियम सप्लीमेंट ही सजेस्ट करता है। तो सप्लीमेंट में कोई बुरी बात नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि आप कौन से ब्रांड का ले रहे हो, अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लो। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जैसे सप्लीमेंट है, इट कैन नॉट रिप्लेस द मेन डाइट। सप्लीमेंट है, और आपके नेचुरल डाइट में अगर आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप वो सप्लीमेंट से भी कंप्लीट कर सकते हो। प्रोटीन ज़्यादातर ये लोगों में होता है कि प्रोटीन है तो आप एग से लोगे, चिकन से लोगे, जैसे आपने भी बताया। तो भेज वाले जो होते हैं, वो वेजिटेरियन जो होते हैं, वो दाल से इतना तो दाल नहीं पी रहे हैं, भर भर के नहीं पी रहे हैं, सब्जियां नहीं उतनी खा रहे हैं, तो सप्लीमेंट पे आते हैं। सप्लीमेंट क्या वो सही होगा उनके लिए, एक वेजिटेरियन पर्सन के लिए? सप्लीमेंट की अगर बात करेंगे तो टॉप पे आता है वे प्रोटीन। और लोगों को ये जानना जरूरी है कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। जब आप दूध से दही बनाते हो तो उस प्रोसेस में जो पानी छूटता है तो वो पानी होता है वे प्रोटीन, उसको प्रोसेस करके वे प्रोटीन बनाते हैं। तो वो कोई नॉनवेज वाली चीज़ नहीं है, दूध से ही बनता है वे प्रोटीन। ओके। तो अगर किसी वेज वाले को प्रॉब्लम आती है कि प्रोटीन कैसे सिलेक्ट करें तो वे प्रोटीन लो। अभी उसमें भी होता है, बहुत से लोगों को दूध नहीं पचता है तो हम लोग क्या करें, वे प्रोटीन कैसे ले? आपने तो बोल दिया कि दूध से बनता है, तो मुझे तो दूध ही नहीं पचता है तो वे प्रोटीन कैसे लूँ? तो उसमें भी होता है कि वे प्रोटीन में भी कॉन्सेंट्रेट फॉर्म होता है, आइसोलेट फॉर्म होता है, हाइड्रोलाइज फॉर्म होता है। तो उसमें भी अगर समझो किसी को दूध नहीं पचता है तो आइसोलेट फॉर्म वाला प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन होता क्या है, जब कंपनी वे प्रोटीन बनाते तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट वाला फॉर्म बनता है, उसको फिल्टर करके वो बनाते हैं आइसोलेट। आइसोलेट में क्या करते हैं, वो लैक्टोज वाला पार्ट निकाल देते हैं। okay. तो जिनको दूध नहीं पचता है तो वो आइसोलेट वे प्रोटीन ले सकते हैं। तो वे प्रोटीन बेसिकली वेज प्रोटीन ही है, तो उसमें नॉन वेज कोई नहीं है। ये एक अच्छी जानकारी हुई कि वेजिटेरियन को वो चिकन और मटन के साइड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के टाइम में क्रिएटिन्स बहुत लोग ले रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि उसके यूज से आपके अल्जाइमर जैसे बीमारियां ठीक होती हैं जी। तो हमें उसको लेने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान भी है या नहीं है, उसके डिटेल्स में हम जानना चाहेंगे जी। सप्लीमेंट में मैं मानता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे टॉप पे आता है वे प्रोटीन। हाँ। अगर आपके पास पैसे है तो वे प्रोटीन पे खर्चा करो, उसके बाद भी अगर पैसे बचते हैं तभी भी वे प्रोटीन पे ही खर्चा करो, फिर बचते तो आप क्रिएटिन के बारे में सोचो। अच्छा। क्यों? क्योंकि वे प्रोटीन अपनी बॉडी नहीं बनाती है, क्रिएटिन अपनी बॉडी बनाती है। अच्छा। अपने बॉडी में तैयार होता है क्रिएटिन, वे प्रोटीन नहीं होता है। और बेसिक डिमांड आपकी प्रोटीन की होती है। प्रोटीन जब आपके नेचुरल डाइट से इनसफिशिएंट मिलता है तो आप वे प्रोटीन लेके उसको कंप्लीट करते हो। होता क्या है, जब आप क्रिएटिन पे आ जाते हो ना, तो क्रिएटिन नॉर्मली 5 to 10 ग्राम्स डेली लेते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। समझो आप कोई 10 किलो का डंबल लेके एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप 12.5-15 का भी उठा लोगे। हैवी वेट
उठाने में क्रिएटिन हेल्प करता है, बट हैवी वेट उठा लिया तो बॉडी में एक चेंजेस क्या होते हैं कि आपके मसल और अंदर तक टूटते हैं, और अंदर तक टूटे हुए मसल को रिपेयर करने के लिए और ज्यादा मटेरियल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोटीन। तो बात वहीं पे आ जाती है, ज्यादा टूटे हुए मसल को रिपेयर करने के लिए ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो वापस वे प्रोटीन पे ही बात आ जाती है। तो इफ यू आर एबल टू डू और यू कैन अफोर्ड वे प्रोटीन, कि आप ज़्यादा वे प्रोटीन दे सकते हो बॉडी में, तो आप क्रिएटिन ले सकते हो, क्योंकि क्रिएटिन मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, कोई इसमें गलत है नहीं। सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि जिनको पहले से ही किडनी प्रॉब्लम्स है, जिनकी बॉडी किडनी फिल्टर आउट नहीं करती है चीज़ें, तो वो क्रिएटिन से दूर रहे। और जिनका किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्रिएटिन बहुत सेफ एक चीज़ है, आप ले सकते हो। बट इतना है कि जैसे मैंने बोला कि पहले आता है वे प्रोटीन, बाद में क्रिएटिन। क्योंकि आप क्रिएटिन लोगे, मसल टूटेगा, प्रोटीन ठीक से नहीं दोगे तो मसल बनाने का काम तो क्रिएटिन नहीं करेगा ना। मसल बनाने का काम तो वे प्रोटीन करेगा, या फिर आपका नेचुरल फूड से जो प्रोटीन आता है वो करेगा। क्रिएटिन से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट रिपेयरिंग के लिए अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, वे प्रोटीन या नेचुरल फूड से प्रोटीन वो इनफ नहीं है, तो वैसे भी आपको रिजल्ट नहीं आने। ये जैसे प्रोटीन इनटेक करना, क्रिएटिन का लेना, डाइट में शामिल करना, क्या जिम जाना और उसको मेंटेन करना, डाइट प्लान मेंटेन करना, जैसे हम जब जिम का सोचते हैं तो पहला थॉट आता है कि अब खाने पे खर्च बहुत होगा, तो ये कितना कॉस्टली होता है खाने वाला पार्ट? क्या होता है या फिर उसको मैनेज किया जा सकता है? मैं इसमें कंपेयर करूंगा सेलिब्रिटीज को और एक आम किसान को। आप साइड बाय साइड फोटो उठा के देख लो, आज सेलिब्रिटीज आम किसान वाली बॉडी बनाना चाहते हैं, वो आम किसान कितना खर्चा करता है बॉडी पे? नहीं करता है। नहीं करता। तो उसमें उसकी मेहनत ज़्यादा है। तो वही अभी खर्चा अगर बात करोगे तो कोई खर्चा नहीं होता है। हाँ, ये है कि अगर आपको मस्कुलर बॉडी बनानी है, किसान की बॉडी जो होती है वो लीन होती है, बहुत मस्कुलर नहीं होता है। अगर मस्कुलर बनानी है तो आपको प्रोटीन पे ऑब्वियसली खर्चा करना पड़ेगा। तो यही है, अगर लीन लुक चाहिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, आपके घर के खाने में से प्रोटीन आपको इनफ हो जाता है। बट अगर आपको थोड़ा और मसल्स ऐड करने हैं तो यू विल हैव टू ऐड सप्लीमेंट्स। मतलब अगर मसल्स के पे काम करनी है तो हम प्रोटीन के तरफ जा सकते हैं। यस, अगर आपको एडिशनल मसल्स चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लीन बॉडी रखनी है तो घर के खाने से जो प्रोटीन मिलेगा वो इनफ हो जाता है। जब हमारे भारतीय जो प्लेट सस्ती है खाना, सब जो एक सब्जी, दाल और चटनी, नहीं, वो सब कार्ब सोर्स है। आप प्रोटीन सोर्स बोलते हैं, अंडा, चिकन ये ऐड करो, पनीर, टोफू ऐड करो, ये चीजें ऐड करो, बाकी सब सोर्सेस कार्ब्स है। तो पनीर की बात में ये करूँगी, बहुत सारे पनीर में फैट होती है, तो जो लोग एक्सरसाइज में हैं वो फिटनेस में है, तो उनको पर्टिकुलर पनीर में क्या ऐसा फैट जो नहीं हो वो क्या देखनी चाहिए? जो पनीर में बॉडी में हमेशा इसेंशियल फैट्स की जरूरत होती है, जो कि अपने को पनीर से मिलता है। तो पनीर वाला फैट बुरा नहीं है। अच्छा। पनीर से आपको प्रोटीन भी मिलेगा अच्छे से और इसेंशियल फैट्स भी मिलेंगे, तो दैट इज गुड। मतलब आप अगर कीटो डाइट में भी देखेंगे तो उसमें प्रोटीन और फैट पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, कार्ब्स पे नहीं है। तो यही, अगर आपको कोई चीज़ प्रोटीन और इसेंशियल फैट्स दे रहे हैं तो उसको खाना सेफ है, अच्छा है। कीटो डाइट की बात आई है तो बहुत सारी डाइट प्लान ऐसी होती है कि आप 14 घंटे मत खाओ, लॉन्ग टाइम फास्ट रखो, फिर आप नॉर्मल खाना खा सकते हो, एक जो रेगुलर हम खाना खाते हैं उसके बाद 12 घंटे के बाद आप ले सकते हो। तो ये क्या सही वे ऑफ हेल्दी लाइफ के लिए है, जा सकती है? इसके दो तरीके से आंसर दूंगा। इसमें एक होता है कि पॉजिटिव ये है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है वो टाइम पे। डिटॉक्स कब करती है बॉडी? जब आपने कुछ खाया ही नहीं है, दैट मीन्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट बिजी। जब डाइजेस्टिव सिस्टम बिजी नहीं होती है तब बॉडी डिटॉक्स करती है। डिटॉक्स का मतलब आपके बॉडी में जो भी वेयर एंड टेयर हुआ है उसको हील करती है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बट अगर इसको बोलते हैं ओमैड, मतलब 1 मील अ डे, तो इसमें लोग खाना एक ही बार खाते हैं, लेकिन वो
ऐसे लोग होते हैं जो जिम नहीं जाते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करते हुए वेट लॉस मुझे करना है, तो लोग ये सिलेक्ट करते हैं। बट आई डोंट थिंक दिस इज द हेल्दी वे। अगर आपको ये डाइट फॉलो भी करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन करो। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, आपके न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ जाती है। और अगर आप न्यूट्रिशन सिर्फ दिन में एक ही बार दोगे तो यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर बॉडी। ऐसे मतलब खाली पेट बॉडी से बस काम करा रहे हो तो वो एक टॉर्चर हो जाता है बॉडी को। तो इट इज ऑलवेज सेफ कि अगर आपको डिटॉक्स को दिमाग में रख के अगर आपको करना है तो हफ्ते में 1 या 2 दिन फॉलो करो। बाकी आप न्यूट्रिशियस फूड थ्रू आउट द डे इक्वल अमाउंट में आप दो। अभी के टाइम में ब्रेकफास्ट लोग बहुत मिस करते हैं। सुबह उठ के भाग रस होता है, ऑफिस जाना है, ये है, तो ब्रेकफास्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या हम ले कि हम पूरा कवर कर ले एनर्जी जो 2-3 आवर्स का है और रात भर हम नहीं खाए हैं, तो एक बॉडी नीड जो होती है वो क्या होनी चाहिए। और ब्रेकफास्ट जो मिस कर रहे हैं उनके लिए भी क्या सजेशन होनी चाहिए कि भाई मिस मत करो। इसमें भी 2 आंसर है। जैसे अभी अगर 2 सिनेरियोज है, एक में है कि आपने रात में अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड खाया है, तो अगर आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका बेनिफिट ये है कि आपका फास्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो वो बेनिफिट है। अगर आपने रात में खाना ठीक से नहीं खाया है तो फिर ब्रेकफास्ट बनता है, यू कैन नॉट स्किप दैट। तो आपने ये नहीं कर सकते कि डिनर भी मिस कर दिया और ब्रेकफास्ट भी मिस कर दिया। कोई भी एक, दोनों में से एक मील अगर आपका अच्छे से हुआ है तो दूसरा मिस हो जाता है तो कोई गिल्ट की बात है नहीं उसमें। उसमें उल्टा आपका फास्टिंग पीरियड बढ़ जाएगा उसमें। प्रेजेंट टाइम में मेंटल हेल्थ को लेके हर एक लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का। और मेंटल हेल्थ एक अलग है और फिजिकल फिटनेस अलग है, तो आप इन दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं और कितना स्ट्रॉन्ग होगा फिजिकली फिटनेस रखना और मेंटल हेल्थ को रखना? देखो, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। एंडोर्फिन्स रिलीज होने पे क्या होता है, आपका जो मूड है वो बूस्ट होता है, स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है, एंजाइटी डाउन हो जाती है। तो एक्सरसाइज का ये बेनिफिट है कि आपका कोई भी स्ट्रेस, टेंशन कुछ भी हो, एंडोर्फिन्स रिलीज होने की वजह से वो सब नीचे आ जाता है और आपको एक वर्कआउट के बाद एक फील आ जाता है कि यू डिड समथिंग गुड फॉर योर बॉडी। और वो जो टेंशन वर्कआउट के पहले था वो सब वैनिश हो जाता है, वो पूरा रिलीज हो जाता है। तो एक्सरसाइज, सब जो भी डिप्रेशन में लोग हैं, सब लोगों ने एक सोचो कि कल से, आज से शुरू करो एक्सरसाइज, जो आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस सब निकल जाएगा उसमें। जनरल पब्लिक के लिए आप क्या ऐसा डाइट प्लान कर सकते हैं जो जिससे वो उनका फिटनेस अच्छा रहे, बॉडी अच्छा रहे? ऐसा कोई डाइट प्लान आप बता सकते हैं? देखो, डाइट प्लान पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, तो एक फिक्स डाइट प्लान बताना गलत होगा। लेकिन मैं एक चीज बेस आपको बता सकता हूँ जिससे आप खुद अपना डाइट प्लान बना सकते हो। तो इसमें आप एक पकड़ लो कि समझो अपनी 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों में ये है आपका वेजिटेबल्स सैलेड, ये है आपके फ्रूट्स, ये आता है आपका रोटी, राइस जो भी है, ये है स्वीट्स और ये है ऑयल। इन हर चीज का एक एक का वजन है 100 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, पतला सा वेजिटेबल्स सैलेड्स, ये अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो उसमें आपको 20 कैलोरी मिलेगी। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, पोटैटो ज़्यादा दे सकता है, तो एक एवरेज बोल रहा हूँ कि 100 में आपको 20 कैलोरी देगा। फ्रूट्स 100 कैलोरी लोगे तो आपको 50 कैलोरी मिलेगी। उसमें मैंगो, बनाना डिफर कर सकते हैं, बट एक एवरेज 100 ग्राम फ्रूट लेते हो तो 50 कैलोरी मिलेगी। ये रोटी राइस है, 100 ग्राम लो कुक्ड, तो राइस ऐसा, तो ये 100 ग्राम लो, 100 ग्राम कैलोरी देगा आपको। ओके। ये है स्वीट, 100 ग्राम लो, 300 कैलोरी मिलेगा, 300-400 करीब मिलता है। आप एग्जाम्पल ले लो, गुलाब जाम ले लो, 100 ग्राम तो 300, 350, 400 कैलोरी मिलता है। तो ये 100 ग्राम लोगे 300 कैलोरी मिलेगा। ये है ऑयल, 100 ग्राम लोगे 900 कैलोरी मिलेगा। तो आपको अभी पता चलेगा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, ऑयल। तो 100 ग्राम लोगे 900, तो अभी आपको पता चलेगा इसमें आपको माइनस क्या करना है।
तो अगर आप इसको माइनस करते हो बहुत बढ़िया, स्वीट्स हो गए ये कम करते हो बहुत बढ़िया। अभी बचे ये तीन है, तीनों में भी आपको कौन सा ज़्यादा लेना है ये अभी आपको पता है कि जो 20 कैलोरी दे रहा है वो ज़्यादा लेना है, जो 100 में 100 कैलोरी दे रहा है वो ज़्यादा लेना है। तो ये अगर आपको पता चल गया कौन से इसमें कितना कैलोरी है, कौन सा फूड आइटम आपको कितना कैलोरी दे रहा है, ये आपको पता चले तो आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हो। अभी इसमें भी आप डिसाइड कर लिया क्या खाना है, इसमें आप फिर आपके प्रोटीन रिच फूड ऐड कर सकते हो, अंडा चिकन जो भी है वो इसमें ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छे से बताया ये वाला। जी कहा जाता है कि कार्डियो कर लो और वेट लॉस हो जाएगा, कि कितना सही है ये? कार्डियो से ही वेट लॉस होगा, ये सही है? देखो अपने बॉडी को कैसा होता है, कैलोरी बर्न आप करो, बाकी वो कोई भी एक्टिविटी करो, हर चीज़ में कैलोरी बर्न होती रहती है। तो दो तरीके की मेन एक्टिविटी होती है, एक होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक होती है कार्डियो। तो कार्डियो जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो, आधा घंटा आप चले, तो आपके बॉडी को कार्डियो करने के लिए जो बेसिक एनर्जी लगेगी वो स्टोर्ड फैट्स में से निकलेगी। तो आप जब ट्रेडमिल पे चल रहे हो, आपकी कैलोरी बर्न प्रोसेस शुरू हो रही है, वो कैलोरी बर्न हो रहा है, आप ट्रेडमिल से उतर जाओ, वो प्रोसेस आपकी धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो जो कैलोरी बर्न आपकी बॉडी कर रही थी ट्रेडमिल के ऊपर वो नहीं करती, वो बंद हो जाती है प्रोसेस। तो वो प्रोसेस बंद हो गई। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ ऐसे नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि किसी भी मसल को आप एक बार ट्रेन करो, वो कम से कम 48 आवर्स लेता है रिकवर होने के लिए। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं इसीलिए 5 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव मानता हूँ कार्डियो से कैलोरी बर्न के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आफ्टर बर्न इफेक्ट है जो कार्डियो में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपका मसल अंदर तक टूटता है, फिर बॉडी उसको रिपेयर करना शुरू करती है और रिपेयर प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। तो उसमें आपका कैलोरी बर्न ज़्यादा अच्छे से होता है, जो कि कार्डियो में मसल उतना अंदर तक टूटता नहीं है, तो आफ्टर बर्न इफेक्ट नहीं है कार्डियो में। तो कैलोरी बर्न के हिसाब से अगर देखोगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा बेटर है। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि कार्डियो बिल्कुल ही खराब है। कार्डियो आप करो आपका स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए, जो कि आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेगा। जितना कार्डियो करता है बेटर आपका स्टैमिना, तो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस जो बोलते हैं वो आपका कार्डियो से ही ज़्यादा बेटर होगा, वेट ट्रेनिंग से नहीं होगा। बट कैलोरी बर्न का कंपेरिजन में देखेंगे तो वेट ट्रेनिंग बर्न्स 5 टाइम्स मोर कैलोरी देन कार्डियो। वर्कआउट से ब्रेक लेना कितना सही होता है? वो सही होता है कि ब्रेक लिया जाए, या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में हम 365 डेज ले रहे हैं, या फिर हमें कितने पर्टिकुलर डेज के बाद आपको एक रेस्ट, बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए? देखो अभी इसमें एक्सरसाइज से रिजल्ट आने का जो प्रोसेस है वो आप एक ट्राइपॉड के हिसाब से समझो कि ट्राइपॉड के 3 पैर है। एक है आपका एक्सरसाइज, दूसरा आता है आपका न्यूट्रिशन, और तीसरा आता है रेस्ट एंड रिकवरी। तो इसमें बहुत से लोग रेस्ट एंड रिकवरी पे ध्यान नहीं देते। बहुत से लोग रोज़ जिम जाते हैं, रोज़ मसल तोड़ते हैं, और रिकवरी पे ध्यान नहीं होता उनका। तो होता क्या है, फिर ओवरलैपिंग हो जाता है। कोई मसल अगर ट्रेन किया है, वो शोर है, फिर भी उसको वापस ट्रेन किया है, तो ये हो जाता है। तो रेस्ट एंड रिकवरी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वो मसल को पहले से ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए रेस्ट एंड रिकवरी ज़रूरी है। तो अगर आप समझो 2-3 दिन एक्सरसाइज आप ब्रेक लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए हील करने के लिए। तो इट इज़ मस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 15 दिन का ब्रेक लिया तो हर बार आप 15-15 दिन का ब्रेक ले रहे हो, तो वैसा नहीं। आप 2-3 दिन का ब्रेक ले रहे हो, ठीक है चलेगा। तो वो उसमें बॉडी अपने आप को हील करते हैं। यू आर अगेन रेडी फॉर योर नेक्स्ट वर्कआउट सेशन। मतलब कि हम एक 2 महीने के बीच में हम 2 डेज का 3 डेज 2-3 दिन का आप ले सकते हो। हाँ ठीक है। जब बिगनर जिम ज्वाइन करते हैं तो फुल ऑफ एनर्जी में होते हैं कि आज से मैं शुरू किया हूँ और 2 मंथ में एकदम स्लिम हो जाऊँगा। जी जी। लेकिन जब ज्वाइन करते हैं 10 डेज के बाद उनका मोटिवेशन डाउन होने लगता है कि हाँ कंटिन्यू करूँ ना करूँ। 1 मंथ 2 मंथ तो कर लिया, 3 मंथ में उनका एकदम से डाउन हो जाता है। जी। ये जो डाउन होता है, मोटिवेशन डाउन होता है, उनको मोटिवेट कैसे हो, वो खुद को मोटिवेट कैसे करे, आपके द्वारा करे या फिर जो भी, एक मोटिवेशन के लिए सही तरीका क्या होगा? देखो ये जो मोटिवेशन वाले बंदे हैं ना, तो इनको आप कुछ भी समझा लो ये नहीं समझते। इनको मोटिवेशन ऊपर नीचे इनका होते रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को एक खरगोश और कछुए वाली कहानी सुना देता हूँ। तो उसमें खरगोश के पास बहुत सारा मोटिवेशन है,
और वो बस भागता है भागता है भागता है और रुक जाता है। कछुए के पास है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन से वो चलता रहता है। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन में ये फर्क है कि डिसिप्लिन कभी नहीं रुकता, मोटिवेशन अप डाउन होते रहता है। तो मुझे कोई मोटिवेशन चाहिए या कोई मुझे आए मोटिवेट करे, इसका वेट मत करो। अगर आप डिसिप्लिन, जैसे आप सुबह उठते हो तो ब्रश करने के लिए मोटिवेशन नहीं लगता है आपको, दांत साफ करने के लिए मोटिवेशन नहीं लगता है, वो आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन में आ गया, डिसिप्लिन में आप करते ही हो। तो एक्सरसाइज को भी ऐसे ही समझो कि वो एक पार्ट है, उसको डिसिप्लिन में मुझे करना ही है। मोटिवेशन के बारे में सोचो ही मत। आप ये सोचो कि आपने शुरू क्यों किया है, स्टार्ट देखो कि आपने शुरू क्यों किया है। तो मोटिवेशन अप डाउन होते रहेगा, तो मोटिवेशन रखो बाजू में और डिसिप्लिन में आ जाओ, मुझे करना ही है, उसका दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दिमाग में दूसरा ख्याल आना ही नहीं चाहिए कि चलो कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपके खुद के क्या रूटीन है और क्या आप फॉलो करते हो अपने फिटनेस के लिए, मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या फिटनेस के लिए रूटीन अपनाते हो? जी, जब मेरे रूटीन में बहुत चेंज हो गया। पहले मैं जब शो खेलता था तब मेरा रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट था। मतलब मैं दिन में 2 बार एक्सरसाइज सुबह शाम करता था। मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत हाई था, कार्ब्स बहुत लो था। तो अभी मेरा रूटीन अलग है। मैं अभी देखता हूँ कि 4 कम से कम दिन में वेट ट्रेनिंग मेरा हो, और प्रोटीन इंटेक भी मैं ठीक ठाक रखता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं। तो यही है कि और कार्डियो मुझसे मतलब सच बोलूँ तो बोर लगता है मुझे, लेकिन होना चाहिए, अभी क्या बोलूँ, तो वो करना ज़रूरी है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हफ्ते में 1 दिन पूरा मैं कार्डियो के लिए ही रखता हूँ। तो मुझे ये नहीं होता कि मैं वर्कआउट के लिए गया हूँ और वेट ट्रेनिंग भी किया और कार्डियो भी किया, तो मुझे उतना नहीं ये होता है। बट आई वुड सजेस्ट किसी को अगर करना है वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों, तो आप पहले जिम में जाओ तो वेट ट्रेनिंग ख़त्म करो, उसके बाद कार्डियो करो। क्योंकि आप जब कार्डियो करोगे और उसके बाद वेट ट्रेनिंग के लिए आओगे तो आप में उतना एनर्जी स्टैमिना नहीं बचा हुआ, तो आप जो का वेट ट्रेनिंग में आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए वो होता नहीं है। तो वेट ट्रेनिंग पहले करो फिर बाद में कार्डियो करो। आपके पास तो काफ़ी क्लाइंट आते होंगे, तो आप सबसे कॉमन चीज़ें जो फिटनेस और उनके फिजिकल इश्यूज जो होते होंगे वो क्या देख के आता है आपके पास? जो कि अभी बहुत सारे क्लाइंट बहुत सारे इश्यूज को लेके आते हैं कि मुझे ये होने लगा है बॉडी में, तो ऐसा क्या आप ज़्यादातर देख पा रहे हैं आज प्रेजेंट टाइम में अपने क्लाइंट में? ज़्यादातर अभी देखने को मिलता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में बैक इश्यूज है, नी इश्यूज है, किसी के कंधे आगे मुड़े हुए हैं, पोस्चर प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो कॉमन इश्यूज है। तो उस हिसाब से उनका फिर एक्सरसाइज प्लान बनाना पड़ता है। फिर मैं क्या करता हूँ, उनका जो फर्स्ट सेशन है उसमें ये देखता हूँ कि उनकी बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट वो कर सकते हैं और कौन से मूवमेंट करने में उनकी बॉडी रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो ये जानता हूँ। तो फिर उसके बाद उनका वर्कआउट प्लान बनाता हूँ, उनका डाइट कैसा चल रहा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब देख के फिर उनका एक फाइनल वर्कआउट एंड डाइट चार्ट बनाता हूँ। जैसे नी पेन और बैक पेन और बहुत सारे, जैसे अभी के टाइम में लोग ज़्यादातर चेयर पर बैठ के काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, जी। तो उसमें बैक पेन बहुत बड़ा इशू है और नेक पेन बड़ा है। तो उसके लिए हमें कौन सा एक्सरसाइज फॉलो करना चाहिए कि अगर हम घर पे भी हैं और वो पेन आ रहा है, फील कर रहे हैं, तो हम क्या करें कि वो ठीक हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि क्या लेवल पे आपका बैक पेन कर रहा है। बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है तो आप सुपरमैन जैसे एक्सरसाइज है जो लेट कर ही आप कर सकते हो, कोर स्ट्रेंथनिंग वाले एक्सरसाइजेज है वो आप कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा पेन नहीं है तो नॉर्मली जैसे मैंने बोला आप डेडलिफ्ट कर सकते हो, सिर्फ बार लो और उसके साथ परफॉर्म करो, या सिर्फ नीचे झुको और उठो। और सिर्फ मतलब उसमें भी ये है, पर्सनल ट्रेनर का रोल आता है कि पर्सनल ट्रेनर ये देखता है कि उसकी बैक सीधी है कि नहीं है। तो आपके नेक से लेकर पीछे टेल बोन तक पूरा एक स्ट्रेट लाइन में बैक होना चाहिए, ये सब देखते हैं। ओके, तो मतलब इस सब के लिए भी हम पर्सनल ट्रेनर से कंसल्ट करके वो एक्सरसाइज। जी, मैंने जैसे बोला कि अगर आप पर्सनल अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए अफोर्ड नहीं होगा तो भी हायर करो, सीख लो फॉर्म एंड टेक्निक, और फिर देन यू कैन गो ऑन योर ओन। बट शुरुआत में जैसे आप गाड़ी सीखते तो सब लोग ट्रेनर लगाते हैं, लेकिन पर्सनल ट्रेनर नहीं लगाते एक्सरसाइज के लिए। हाँ। तो यही है कि अगर आपको लगता है कि इंजरी ना हो
और यू शुड बी कंटिन्यूइंग द एक्सरसाइज। शुरुआत में एक्सरसाइज सीखने के लिए एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए आप हायर करो। क्या आप एक कोई क्लाइंट का एग्जांपल देख के बता सकते हैं कि वो हेल्थ इश्यूज से बहुत जूझ रहे हों और एक फिटनेस और जिम के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो आपके द्वारा? जी, ऐसे तो बहुत है, बट एक पर्टिकुलर बताना चाहूँगा। एक एल्डरली पर्सन थे, आई थिंक 63-64 एज। तो उनका कंडीशन ये था, हार्ट अटैक उनको एक आ चुका था और डॉक्टर ने बोला था कि वो तो वॉक तो वैसे भी कर रहे थे, डॉक्टर ने बोला था कि यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग विद वेट्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करो आप। तो व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस टू हिम, तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे बोला कि अपने को हेवी वेट नहीं उठाना है। मैंने बोला सर मुझे बात तो करने दो, आपने पहले ही बोल दिया हेवी वेट नहीं उठाना है, नहीं दूंगा मैं हेवी वेट। तो उनका मैंने जब ट्रेनिंग शुरू किया तो उनके वैसे ही जब कंधे आगे मुड़े हुए, पूरा मतलब आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि झुके हुए पूरे रहते हैं ना इंसान जो, तो वैसा था उनका पोस्चर। तो 3 महीने में उनका रिजल्ट ऐसा था, मतलब मैंने उनको प्रॉपरली जो एक्सरसाइज से लोग भागते हैं, डेडलिफ्ट, वो मैंने उनको कराया पूरा, लाइट वेट से लेकर जो ओलंपिक बार होता है जिम में, वो एक 45 पाउंड का होता है, तो 45 पाउंड बार प्लस उसमें 45 पाउंड के प्लेट, ये लेकर वो एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ ही वाज एबल टू डू डेडलिफ्ट विद दैट। उनके कंधे जो आगे झुके हुए थे वो पीछे हो गए। जब वो उनके डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर वाज आल्सो हैप्पी टू सी दिस डिफरेंस। तो यही है। और मैं पर्टिकुलरली ये बोलना चाहूँगा कि 2 तरीके के डॉक्टर होते हैं। एक होते कि एक्सरसाइज मत करो, आप रेस्ट लो, 6 महीना रेस्ट लो। एक होते कि आप ये देखो कि एक्सरसाइज, अभी इसमें भी मैं ये मेंबर्स को बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपको अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि एक्सरसाइज मत करो, तो एटलीस्ट आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल करो ट्रेनर के साथ, डॉक्टर के साथ, सो दैट डॉक्टर कैन टेल कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। ट्रेनर भी अपना एक एक्सपर्टीज उसमें देगा। ये नहीं है कि बस एक्सरसाइज बंद करो। मेरे हिसाब से अगर जिससे को कोई अगर पैरालिटिक पर्सन है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो बेड पे रिडन है, कुछ नहीं कर सकता है। पैरालिटिक पर्सन को छोड़ दो, बाकी सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एकदम मतलब डॉक्टर के कहने से एक्सरसाइज पूरी तरह से बंद कर देना, ये देखो कि क्या कर सकते हैं, एकदम ही बंद कर देना सही नहीं लगता मुझे। तो जैसे कि बोला जाता है कि जिम अभी यंग लोग ज़्यादा उसमें जाते हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे क्लाइंट को 63 एज में उनका ये पोस्चर ठीक हुआ और उनको हार्ट अटैक भी था जी। तो ये 40s के बाद मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक आती है और बहुत सारे इश्यूज से डायबिटिक होते हैं, बीपी का इशू होता है। तो एक्सरसाइज उनके जोन में ही नहीं आता है, बस वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक कर लिया, इवनिंग वॉक कर लिया। तो उन एज ग्रुप के लिए जो बोलते भी है कि बच्चा जा रहा है, मेरे बेटे जा रहे हैं, बेटियां जा रही हैं, लेकिन खुद के लिए वो नहीं सोचते हैं कि हम जिम जाके आए, तो उनको कैसे हेल्प मिलेगा? जिम जाना, पर्सनल ट्रेनर से लेके काम करना, मदद करना, वो कैसे काम करेगा उस एज ग्रुप को? वो होता क्या है कि वॉकिंग ऐसी चीज़ है ना कि जिसके लिए आपको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता, बस निकलो, वॉक करो। बट मैं एक वॉकिंग को एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं मानता हूँ। इट जस्ट एन फिजिकल एक्टिविटी। अभी आप बोलोगे फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज में फ़र्क क्या है, तो फिजिकल एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपके बॉडी को चैलेंज फेस नहीं होता है। और एक्सरसाइज कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका हार्ट बीट बढ़े, जिसमें आपको ताकत लगे, वो हो गई एक्सरसाइज। तो वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं है, वॉकिंग एक फिजिकल एक्टिविटी जो आप करते हो। और दूसरे तरीके से समझाना तो वॉकिंग होता है पैरेलल टू ग्रेविटी। पैरेलल टू ग्रेविटी एक्सरसाइज कैसे हो सकता है? अगेंस्ट ग्रेविटी कुछ भी है, वो जैसे रॉकेट लॉन्च होता है तो उसको बहुत ताकत लगती है ऊपर जाने के लिए, तो जिस चीज़ में ताकत लगे अगेंस्ट ग्रेविटी, वो हो गया एक्सरसाइज। ऐसे है। तो बाकी अगर एज ग्रुप का बोलेंगे तो जो 50-60 तक जो पहुंच गया है, तो उनका एक सोचने का तरीका अलग होता है। तो वो सोचते हैं कि अभी तो जिंदगी जी ली, अभी कितनी बची है, तो क्यों पैसा खर्च करना, ऐसा बहुत होता है। तो वो अगर हेल्दी लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं तो
वो भी उन्होंने भी जिम ज्वाइन करना चाहिए। स्टार्ट विद लो। हमेशा होता क्या है, वेट ट्रेनिंग जब वर्ड आता है ना तो उसमें हेवी वर्ड अपने आप जोड़ देते हैं लोग। तो हेवी वेट ट्रेनिंग अपने आप उनके दिमाग में आया, नहीं वेट नहीं उठाना है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने वो 63 एज के क्लाइंट थे, मेरे बोलने के पहले उन्होंने बोल दिया कि मुझे हेवी नहीं उठाना है करके, और 3 महीने के बाद वो खुद ही हेवी उठा रहे थे। तो सोच बदलने में 3 महीने लग गए। तो यही है कि अगर आप ओल्ड एज पीपल है, उन्होंने थोड़ा अपनी पुरानी सोच को बदल के जिम में जाके तो देखो ट्रेनर क्या बताए देखो, जो बोलता है वो करो, लाइट वेट से शुरू करो, एंड यू विल सी कि आपके कमर दर्द, नी पेन जो है वो कम हो गया है। थोड़े दिन के आप देखोगे वो खत्म हो गया है। तो किसी भी दर्द के साथ मत रहो एंड स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हम जब यंग होते हैं तो फिटनेस जब करते हैं तो एक दो माइंड में चलता है कि हेल्दी भी रहना है और एक बॉडी सुडौल दिखना है, एक अच्छे बॉडी के साथ हम प्रेजेंटेबल लगे। लेकिन और अगर हम 50-60 की बात कर रहे हैं तो इनका ये मोटिव होना चाहिए यहाँ पे, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, कि आपको आगे की जो लाइफ है जितनी भी जियोगे वो हेल्दी वे में जीना है, कष्टदायक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें एक्सरसाइज करना है और रेगुलर। आपके लाइफ कितनी है किसकी पता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ के आखिरी 10 साल आप किसी पे डिपेंड ना हो। ये एक मोटिव होना चाहिए एक्सरसाइज का। तो बहुत से लोगों का आखिरी 10 साल हॉस्पिटल में गुजर जाते हैं, तो वो गलत है। अगर वही आप थोड़ा सा जल्दी शुरू करो तो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। हाँ, इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि मतलब 60 वाले लोग को भी वहाँ आना चाहिए जी। पहले के टाइम में जो देखा जाता था कि कुश्ती एक फिटनेस की तरफ ले जाती थी, बॉडी बिल्डिंग की तरफ ले जाती, उसमें मुर्दगल यूज होता था, एक ऐसे राउंड शेप में होता है, तो वो जो यूज होती थी और अभी के टाइम में जिम में जाते तो वो नहीं होती है, हम कुछ और इक्विपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये दोनों का, और ये कम बैक कर रहा है। अभी बहुत सारे मैंने एक्टर्स को भी देखा है उस चीज मुद्गल से वर्कआउट करते हुए। तो ये दोनों अपने जगह पे कैसे काम करते हैं, कौन सा सही है कैसा है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। इसमें मैं एक बताना चाहूँगा कि अगर आप एक हाथ में डंबल लो और उसको गोल घुमाओ और एक हाथ में मुद्गल लो उसको गोल घुमाओ, आपके बॉडी को अंदर क्या पता है क्या घुमाया, आपको पता है ना, आपने मुद्गल पकड़ा है या डंबल पकड़ा है। ओके तो आप मुद्गल से करो या डंबल से करो, सिर्फ आप मुद्गल एक एज एन वैरायटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है, अपने देश के बहुत पहलवानों को तैयार किया है, तो उससे आपके शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप्स बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो एज अ वैरायटी आप ऐड कर सकते हो, बट कंपैरिजन करना गलत होगा कि दोनों में ज़्यादा बेटर क्या है, क्योंकि आपके बॉडी को सिर्फ लोड पता चलता है कि 5 किलो का लोड आ रहा है, 10 किलो का लोड आ रहा है, ये नहीं पता चला वो लोड मुद्गल से आ रहा है कि डंबल से आ रहा है। तो कंपैरिजन करना गलत होगा। बाकी अगर देखेंगे तो बहुत से लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं, तो मुद्गल जैसी से जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत फायदेमंद हो सकती है उसके लिए जी। फ्रोजन शोल्डर में मुद्गल काम करती है। आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं, तो अगर किसी को पर्सनल ट्रेनर बनना है तो उसका प्रोसेस क्या है, कितना कॉस्ट आता है और हम उस क्षेत्र में कैसे जाएं, तो इसके डिटेलिंग हमें बता सकते हैं। जी, जैसे मैंने मेरी शुरुआत की थी तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत लिया, फिर बाद में कैजाद कपड़िया सर ने बोल दिया कि तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो वेस्ट है। हालांकि उन्होंने मुझे एक सवाल नहीं पूछा था, बट दैट ट्रिगर्ड मी कि ये इंसान ने मुझे ऐसे बोला और मुझे एक भी सवाल नहीं पूछा। बट जब मैंने उनका कोर्स किया, उनका कोर्स है K11, तो मैंने वो कोर्स किया और फिर पता चला कि सच में मुझे कुछ नहीं पता था। प्रैक्टिकल नॉलेज से मैं भरा हुआ था, बट कौन सा मसल कैसे काम करता है, एनाटॉमी कैसे होती है बॉडी की, पूरा मैं समझ गया। तो मैंने वैसे किया K11 कोर्स। उस टाइम पे 2003 में 15,000 के करीब फीस थी, आज कुछ 1 लाख के आसपास फीस है उनकी। ओके। तो आप K11 कर सकते हैं या कोई भी इक्विवेलेंट फिटनेस कोर्स जो इंडिया में अवेलेबल है वो कर सकते हो। इंटरनेशनली भी अवेलेबल है, एस है, ACSM है, ये कोर्स कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट किसी को अगर शुरू करना है तो आप इंडिया में जो कोर्सेस अवेलेबल है वो करो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों कवर हो जाते हैं। और ऐसा कोर्स देखो जिसमें थियोरी, प्रैक्टिकल, वाइवा सब कवर हो।
तो उससे होता, अब जैसे अभी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो ACSM है वो थियोरी पार्ट तो कवर करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट नहीं। जैसे AS और ACSM पास कर लिए, जरूरी नहीं कि उसका फॉर्म और ये सब सही हो, क्योंकि वो तो एग्जाम हुई नहीं, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पे एग्जाम हुई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पे। तो आप पहले एक ऐसा कोर्स देखो जिसमें प्रैक्टिकल, थियोरी, वाइवा सब इन्वॉल्व हो, और उसमें फिर आपको और डीप स्टडी करना है तो आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो नॉर्मली जो खर्चा आता है अभी इंडिया में कोई भी सर्टिफिकेट करने के लिए वो 1 लाख के करीब आता है, और इंटरनेशल शायद 1.5 लाख के करीब हो। तो ये मतलब इजली हो जाता है कि हाँ, मतलब आप पुणे, मुंबई में इनके एग्जाम सेंटर्स होते हैं, अगर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करना है तो वो ऑनलाइन हो जाता है। वो मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं रहा जो मेरे ज़माने में था। जैसे पुणे में फिटनेस कोर्स अवेलेबल नहीं था, मुझे मुंबई में उनका सांता क्रूज में ब्रांच है, वहाँ जाना पड़ा था। तो अभी तो उतना मुश्किल नहीं है। इसमें फिटनेस कोर्स करते समय हमको बॉडी टाइप्स के बारे में सिखाया जाता है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। फिर हर बॉडी टाइप पे बॉडी कैसे काम करती है, आपका मसल इंसर्शन कहाँ होता है, ओरिजिन कहाँ होता है, ये सब सिखाया जाता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सिखाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जिसमें और स्पेशलाइजेशन भी होता है। किसी को बैक पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, या फिर कोई एजेड है, उनको एक्सरसाइज कैसे लेना है, स्पेशल पॉपुलेशन बोलते हैं जिसको, वो सब सिखाया जाता है। तो ये पूरा जो नॉलेज लेने के बाद ही एक पर्सनल ट्रेनर बनता है। तो बहुत से लोगों को एक मिथ रहता है कि पर्सनल ट्रेनर, मतलब उनको इतना नहीं लगता कि पर्सनल ट्रेनर हायर करना क्यों जरूरी है, उसने क्या नॉलेज लिया है, उसकी मेहनत उसके पीछे क्या है, ये सब उनको पता नहीं होता है। तो इसीलिए ज़रूरत महसूस नहीं होती पर्सनल ट्रेनर की। तो बहुत बार क्या होता है कि मेंबर्स को लगता है कि वो मेंबर ने पर्सनल ट्रेनर हायर किया है, चलो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट वाली चीज़ होती नहीं है, क्योंकि वो मेंबर का जो डाइट प्लान, वर्कआउट चार्ट जो है, वो ट्रेनर ने उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए बनाया। आपकी प्रॉब्लम आपकी बॉडी की कुछ अलग हो सकती है, तो यू हैव टू हायर अ पर्सनल ट्रेनर। यू शुड नो कि उसने जो मेहनत ली है पढ़ाई करने में, पूरे बॉडी का फंक्शनिंग जानने में, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। तो ये एक फ़र्क लाता है आपके डिसिप्लिन में, कि आप बिना ट्रेनर के अगर करोगे तो आपको रिजल्ट 1 साल लग सकता है। वही ट्रेनर के साथ आप एक डिसिप्लिन में करोगे, शेड्यूल्ड आपका सब रहेगा, तो आप 3 महीने में वो रिजल्ट ला सकते हो। और ज़्यादातर ये भी हो जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन सही गाइडेंस मिलना भी एक ज़रूरी है। हाँ, उसमें बहुत बार क्लाइंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन कुछ देख लेते हैं और फिर उसके ऊपर बहुत आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे बोला है, ये ऐसे है। तो गलत नॉलेज लेकर फिर ट्रेनर से आर्ग्यू करते हैं। वो आर्ग्यूमेंट से एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि सही क्या है वो पता चल जाता है, बट कुछ क्लाइंट होते हैं वो बहुत स्टबर्न होते हैं, वो मानते ही नहीं है कि ऐसी चीज़ होती है। मैं उसका एक एग्जांपल आपको एक बोलता हूँ कि कैजा सर ने बोला था एग्जांपल कि उनके पास एक फीमेल क्लाइंट थी जिम में, तो वो ट्राइसेप्स जो मसल है यहाँ पे, तो नॉर्मली आप महिलाओं का देखोगे तो वो लटकता है ऐसा। हाँ। तो उसका भी वही प्रॉब्लम था। तो उसने ट्रेनर को बोला कि मुझे ट्राइसेप्स के एक्सरसाइज लिख के दो वर्कआउट में, क्योंकि मुझे ट्राइसेप का यहाँ पे फैट कम करना है। तो उसने नहीं लिख के दिया, उसने पूरा उसको समझाया कि क्या होता है उसके पीछे साइंस। तो उसने नहीं बनाया, तो वो लेडी ने क्या किया, मैनेजर को कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ऐसे वो नहीं बना रहा है। तो मैनेजर ने भी उसको उसके पीछे का साइंस समझाया कि क्यों नहीं बना रहे। फिर उसने सोचा कि मैनेजर भी नहीं सुन रहा है, तो उसने कैजाज सर को कंप्लेंट कर दी। कैजाज सर ने 1 मिनट में उसको ट्राइसेप का एक्सरसाइज बना के दे दिया। तो वो खुश हो गए, बोले देखो ये होता है, बॉस को कंप्लेंट करने पे इमीडिएटली मिल जाता है। तो बोले आप, सर बोले कि आप खुश तो हो गए, लेकिन आपने ये सोचा कि मेरा ट्रेनर या मेरा मैनेजर 2 मिनट में आपको ये प्लान बना के दे सकता था, क्यों नहीं दिया? उसने एफर्ट ज़्यादा डाले आपको समझाने में। वो एफर्ट ज़्यादा उसको तकलीफ देने वाले थे, या ट्राइसेप प्लान लिख के देना ज़्यादा ईजी था?
तो फिर वो समझ गई कि स्पॉट रिडक्शन जो होता है वो नहीं होता है। आपके बॉडी से अगर फैट आपको पूछ के नहीं आया है तो पूछ के जाएगा भी नहीं कि कहाँ से मैं पहले जाऊँ। ये बॉडी डिसाइड्स कि कहाँ से जाना है, वो आपको नहीं पूछेगा कि अब आप ट्राइसेप एक्सरसाइज कर रहे हो सोच के कि ट्राइसेप से फैट निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी आप देखोगे फैट और मसल कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए लाइपोसक्शन देखो आप इजीली हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप सोच ये रखो कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कर रहे हो, ना कि वहाँ का फैट कम करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी से फैट लॉस फास्ट हो, यू शुड फोकस ऑन मेजर मसल ग्रुप, जैसे चेस्ट हो गया, बैक हो गया, लेग हो गया, ये बड़े मसल्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करो तो आपका फैट लॉस स्पीड पकड़ लेता है। अगर आप किसी हिस्टोरिकल फिगर के लिए फिटनेस प्लान करना चाहेंगे तो वो कौन होंगे और उसमें क्या प्लान में आप शामिल करना चाहेंगे? हिस्टोरिकल फिगर के बारे में अगर आप बात करोगे तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या है, किसी भी हिस्टोरिकल फिगर का नाम आप लो तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है। लोगों के क्या होता है, इमोशंस अटैच होते हैं हिस्टोरिकल फिगर से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर मैं सोचूं तो इनका ले सकता हूँ, अपना ग्रेट मैथमेटिशियन थे श्रीनिवासन रामानुजन जी बिल्कुल जी। तो उनका अगर आप देखोगे तो अर्ली एज में डेथ हो गई, मतलब आई थिंक 32 एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। उनके लाइफस्टाइल में अगर आप देखेंगे तो उनका पूरा जो समय था, उनका दिन भर जो समय था वो काम में बीत जाता था, तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ थी नहीं। तो जितना उनका ब्रेन अच्छा था उतनी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो मुझे उनका वर्कआउट प्लान करना पसंद होगा। उसमें भी मैं उनको बहुत बेसिक एक्सरसाइज दूंगा, जैसे वॉकिंग हो गया, या फिर उनके बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी ज़रूरत है उतने एक्सरसाइज दूंगा। उनका स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है, टेक्निक्स जो है वो दूंगा। तो आई वुड हैव डन दैट। अगर वो हिस्टोरिकल फिगर आप पूछो तो यस। तो इससे तो ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी वर्कआउट को उतना ध्यान नहीं देते हैं, घर पे ही काम करते रहते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट लोग का है कि वो घर पे ही इतना इन्वॉल्व होते हैं, जो कहा जाता है पढ़ाकू बच्चा। जी। और अभी तो 10-12 के एग्जाम भी क्लियर हुए हैं और उस टाइम में इतना स्ट्रेस होता है कि वो पर एक्सरसाइज या बाहर वॉकिंग के लिए भी नहीं जाते हैं। तो वो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि भाई पढ़ लो लेकिन एक फिटनेस के लिए भी ध्यान दो? करेक्ट है, ये एक पेरेंट्स ने ही टाइम टेबल बना के रखना चाहिए कि बच्चा स्कूल से आने के बाद रात को सोने तक उसका टाइम टेबल ऐसा रखो कि उसका खेल कूद भी हो और उसकी पढ़ाई भी हो। ये नहीं कि बस पढ़ाई करते रहो और खेल कूद को भेजो ही ना उसको, क्योंकि स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है ना, तो बच्चों को बहुत अर्ली एज में ही डायबिटीज़ और चश्मे वो सब आने लगे हैं। तो वही है कि बैलेंस रखो हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दो, ये नहीं कि सब पढ़ाई करो। आपके ओपिनियन के अनुसार कमिंग डेज में एक पर्सनल ट्रेनर जो है, तो ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है और पर्सनल ट्रेनर इनको कैसे सेप देगी? टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि भी आपके पास फिटनेस बैंड्स है जिसमें अभी पता चल जाता है आप कितने स्टेप्स चले हो या फिर आपके हार्ट बीट कितनी है। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो आपका कैलोरी काउंट करते हैं, कौन से फूड में कितना आपका। बहुत सारे ऐप्स आपका डाइट चार्ट भी बना के देते हैं। और वर्चुअल ट्रेनिंग बढ़ गई है, ऑनलाइन ट्रेनिंग बढ़ गई है। यहाँ पे अभी मेरे क्लाइंट्स जो है अमेरिका, दुबई, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से मेरे क्लाइंट्स हैं, उनका मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो है कि आपका टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, बट एक 1-to-1 कनेक्शन जो होता है क्लाइंट का पर्सनल ट्रेनर के साथ, कि आप वर्कआउट कर रहे हो और आपके साथ आपका ट्रेनर खड़ा है, वो कोई भी टेक्नोलॉजी मैच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका फॉर्म टेक्निक चेक करना, आपके रिपीटेशंस को काउंट देना, आपको पुश करना, मोटिवेट करना कि आप 2 रिपीटेशन और मारो, ये कोई मशीन नहीं कर सकती, कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। तो यही है। और प्लस आप बहुत सारा जो पर्सनल ट्रेनर के साथ आप स्ट्रेस कम करने के लिए अपनी कुछ बातें भी शेयर करते हो, तो आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। किसी के साथ शेयर किया आपने, ये सब पर्सनल टच जो है वो टेक्नोलॉजी से कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यही है कि पर्सनल ट्रेनर हायर करना आपको ज़्यादा बेनिफिशियल ही होगा। जैसे आपने बताया कि आप ऑनलाइन भी सर्विसेज देते हैं जी,
तो वर्चुअल जो कॉन्सेप्ट है और एक्सरसाइज को लेकर, जैसे योगा भी अभी वर्चुअल क्लासेस देती है, तो ये वर्चुअल क्लास और फिजिकल क्लास जो जाके हम लेते हैं, ये दोनों में कौन सा बेहतर आप मानते हैं? जैसे आप दोनों चीज़ इक्वली कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा बेहतर होता है कि हम घर पे ही बैठ के कर रहे हैं तो वो भी है या? इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आता है कन्वीनियंस का। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है और आप पर्सनल ट्रेनर को घर पे बुला सकते हो या फिर जिम में आप पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। बट आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप घर से निकल के जाओ पर्सनल ट्रेनिंग लो, और घर पे भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पर्सनल से बुला के घंटे का सेशन लो, तो फिर आप ऑनलाइन जो सेशंस होते हैं उसको आप देख सकते हो। तो इसमें एक बड़ा फैक्टर है कन्वीनियंस का। तो आपको अगर कन्वीनियंट टाइम कम है तो आप ऑनलाइन सेशन ले सकते हो, जिसमें आप घर पे ही हो, कपड़े भी चेंज नहीं किए, जो घर पे कपड़े है उस पर भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन आपका ट्रेनर रेडी है इमीडिएटली, तो वो है पार्ट। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कर सकते हो, पर्सनल आपके साथ खड़ा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। जी जी। फिटनेस मिथ जो आप चाहते हैं कि उस पे बात होनी चाहिए और वो जो चल रहा है वो एकदम से ब्रेक होनी चाहिए, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा टॉप मिथ है जो हम सब अपनाए हुए हैं लेकिन आपको लगता है वो बहुत ही गलत है? यही मिथ है जी कि जिम जाना, वेट उठाना, ये सिर्फ यंगस्टर लोगों के लिए, एल्डर लोगों के लिए नहीं है। तो ये मुझे गलत लगता है। फिटनेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जो हर किसी को ज़रूरी है, महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है, जो घर में काम करती है, ऑफिस नहीं जाती है, तो उनको लगता है घर पे जो काम किया वही एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत है। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर का काम एक एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, वो एक्सरसाइज नहीं है, उसको एक्सरसाइज के साथ कंपेयर मत करो। तो ये होना चाहिए कि एल्डरली पर्सन और जो हाउस वाइफ्स है स्पेशली, उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे महिलाओं को ये कहा जाता है कि मैं दिन भर भागती रहती हूँ। हाँ, जब से जगती हूँ और सोने तक मैं भागती ही रहती हूँ, कभी किचन, कभी घर, कभी बेडरूम, कभी लिविंग रूम, तो मेरा रनिंग यहीं पे हो जाता है। हाँ, मतलब उसका हाउस वाइफ का जो लाइफ होता है वो अपने फैमिली के लिए होता है। लेकिन अगर आप यही देखो कि फैमिली मेंबर्स में से किसी को पूछो थोड़ा टाइम निकालने के लिए, बच्चे को पूछो माँ के लिए टाइम निकालने के लिए, हस्बैंड को पूछो वाइफ के लिए टाइम निकालने के लिए, तो कई बार वो टाइम नहीं निकालते। बट वो एक हाउस वाइफ आप देखोगे तो फैमिली के लिए हमेशा टाइम निकालती है। तो वही अगर घर वालों ने अगर समझे, कि बच्चों ने समझे और पति ने समझे कि नहीं, उसका भी एक लाइफ है, उसको एटलीस्ट 1 घंटा खुद के लिए, खुद के फिटनेस के लिए देना ज़रूरी है, तो उन्होंने देना चाहिए। एक मेथड होता है लाइपोसक्शन जी, और एक है कि हम जिम जाएं और वेट लूज करें। जी। अगर मेरा मकसद सिर्फ वेट लूज करना है, फैट को कम करना है, हमको स्लिम देखना है, तो हम एक मेडिकल टर्म में जाएं और एक जिम है हमारे पास, इसमें जाते हैं मेडिकल जोन में, जिसमें हम गए और जो भी डॉक्टर करेंगे आपका फैट रिड्यूस करेंगे और हो जाएगा विद इन 1 वीक सब क्लियर। और जिम में हमें 6 मंथ लग रहे हैं, 1 ईयर लग रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग हमें किस में जाना ज़्यादा सेफ होगा और किसको अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो जोन में आप क्या बात करना, उसको कैसे देखते हैं? अभी इसमें लाइपोसक्शन अभी कितना एडवांस हुआ है मुझे पता नहीं है, बट जितना कि मैं जानता हूँ शॉर्टकट के लिए लोग लाइपोसक्शन के लिए जाते हैं और फिर उस चीज़ में आपका फैट निकल जाता है। बट एक चीज़ है कि क्या वो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, क्योंकि आप अगर जब जिम जाते हो तो उसमें आपका स्ट्रेंथ, स्टैमिना बढ़ेगा, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, आपका जो एजिंग है वो स्लो हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलते हैं जो कि लाइपोसक्शन में नहीं मिलेंगे। और हेल्दी वेट लॉस बोलते हैं इसको, जिसमें आपका मसल गेन होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और लाइपोसक्शन में क्या होगा, तो फैट निकलेगा बस, और आपका मेटाबॉलिज्म जैसा था पहले वैसा ही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है लाइपोसक्शन में। तो लाइपोसक्शन के बाद क्या,
3 महीने 6 महीने साल भर के बाद वो फैट वापस आ जाएगा तो वापस लाइपोसक्शन करोगे। तो आप आपके बॉडी को रिवॉर्ड कर रहे हो या आपके बॉडी को सज़ा दे रहे हो, उसके साथ जो आपको मेडिकल प्रॉब्लम कोई आएगी तो उसका क्या। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके यू पीपल कैन बेटर आंसर कि सही चीज़ क्या है। जी बिल्कुल। अभी हम रैपिड फायर राउंड करेंगे जी। जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप क्विकली उसका आंसर करेंगे। जी। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग? मॉर्निंग। मॉर्निंग। फेवरेट प्री वर्कआउट स्नैक्स? मैंने जैसे बताया बनाना, या फिर अगर आपको और ऐड करना है तो आप ओट्स ले सकते हो। ओके। व्हाट फिटनेस मिथ यू हेट्स हियरिंग? बहुत बार क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे कमर का फैट कम करना है, ट्राइसेप का फैट कम करना है, तो आई हेट दैट। वो एक बहुत पुरानी बात हो गई, स्पॉट रिडक्शन होता नहीं है। ओके। एक ऐसा फूड जो टोटली अवॉइड करना चाहिए? टोटली अवॉइड, जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 ये चीज़ें डाइट में, तो उसमें सबसे बड़ा दुश्मन है ऑयल। तो आई वुड सजेस्ट टोटली अवॉइड करना है तो कुछ डीप फ्राइड चीज़ जो भी हो उसको अवॉइड करो। आपका फेवरेट सॉन्ग जो वर्कआउट के टाइम पे हो? मेरा फेवरेट सॉन्ग नो डाउट ढोल ताशा। मतलब आप नहीं चलाते जिम वाले, क्या करूं, लेकिन वो ढोल ताशा अगर आप गणपति बप्पा फेस्टिवल में अगर आप पुणे सिटी में जाके लक्ष्मी रोड पे खड़े रहो, वहाँ पे जो डिसिप्लिन में बजाते हैं वो तो हार्ट एकदम उछलने लगता है। वही अगर मतलब जिम में सुनाई पड़े तो बहुत क्या बात है, मतलब ढोल ताशा के कंपैरिजन में कुछ नहीं। ओके, थैंक यू कि आपने इतना टाइम दिया जी। हमें और बहुत अच्छी जानकारी दी है जी। अभी तक। मुझे ये जानना होगा कि ये सब जानकारी और जो आपसे हम ले सकते हैं, जी, जी। एक्सपर्ट है आप इस क्षेत्र में, तो हम आपसे मिले कहाँ और हमारे दर्शकों को आप अपना एड्रेस और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक आपसे कांटेक्ट कर सके, जी। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपकी सुविधाएं हैं वो अवेल कर सके ताकि एक फिट लाइफ जी सके। जी। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर क्लाइंट्स के पास खुद का जिम होता है, तो उनके घर पे जाके उनको ट्रेन करता हूँ। और जो क्लाइंट्स उनके घर पे जिम नहीं है तो उनके सोसाइटी में अगर जिम होगा तो वहाँ पे ट्रेन करता हूँ। और जिम नहीं भी है तो घर के अंदर बेसिक इक्विपमेंट के साथ एक्सरसाइज करा सकता हूँ। प्लस किसी को कमर्शियल जिम में अगर एक्सरसाइज करना है तो उनके एरिया में जो कमर्शियल जिम है, अगर वो फ्रीलांसर ट्रेनर को अलाउ करते हैं तो फिर वहाँ पे उनको मैं ट्रेन करा सकता हूँ। और ऑनलाइन भी सुविधा है आप? हाँ, ऑनलाइन भी ट्रेन करता हूँ मैं। अगर जिसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है ट्रेनिंग लेनी है और ट्रैवल बहुत बड़ा है तो ऑनलाइन ले सकते हैं। थैंक यू कि आपने इतना हमें टाइम दिया। जी। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये अभी जो हमने बात की है ये बहुत ही इनसाइड वैल्यूज़ इन्होंने दिया है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बात की, किस तरीके से आप एक पर्सनल ट्रेनर से लेकर आप हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक सही मायने में क्या आप कर रहे हैं, कितना खा रहे हो, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई है फिटनेस के तौर पे, या आप यंग हो या बच्चे हो जो कि 15 ईयर्स से हैं और इवन प्लस 50 ईयर्स के भी लोग आप इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं और ये बहुत अच्छे से आपको ट्रेन कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू समझना और उनसे लेना बहुत ही यूज़फुल होगा। अजय जी का डिटेल जानकारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पे और एक एक्सपर्ट के साथ। तब तक लिए अवेयर रहें और हेल्दी रहें। धन्यवाद। थैंक यू।